कल की जबरदस्त तेजी भारतीय बाजारों के लिए, पर आज बड़ा सवाल ये है कि आज एक्सपायरी को देखते हुए कितनी हम ये बढ़त जो है कायम रखते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से हालांकि अभी तो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, पर भूलने वाली बात ये नहीं है कि एफआईआईज की बिकवाली अभी भी जारी है भारतीय बाजारों में। और इस बीच एक बड़ा इवेंट भी आने वाला है, क्योंकि कल होगी आरबीआई एमपीसी की बैठक और उसमें कमेंट्री को लेकर होगी खास नजर। पर आज के लिए क्या होगी आपकी रणनीति, कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, और साथ ही किस डायरेक्शन में बाजार पे आप दाव लगा सकते हैं, ये सभी जानेंगे हमारे शो खरा सौदा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। और आज इन सभी मुद्दों पे बात जरूर करेंगे। कुछ ही देर में हमारे ढेर सारे मार्केट एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि रोज की तरह आपके लिए ढेर सारी रणनीतियां भी लेकर आएंगे। पर आइए उससे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से हैं वो बड़े ट्रिगर्स जहां पे है बाजार की नजर। तो सबसे पहले पॉलिटिकल वर्ल्ड से, क्योंकि इसी के चलते ये जो बड़ा ट्रिगर है, इसके चलते हम मार्केट्स में जबरदस्त मूव्स आते हुए देख रहे हैं। तो उसके चलते अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ एनडीए की तरफ से, जहां पे मोदी एनडीए के नेता चुने गए हैं। 8 जून को शपथ ग्रहण संभव। वहीं अगर देखें हम ग्लोबल मार्केट्स को, तो ग्लोबल मार्केट से भी काफ़ी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर आता हुआ दिखा है। गिफ्ट निफ्टी 22,680 के पास है। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहेगा, जहां पे जी एंटरटेनमेंट की फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक आज रहेगी। कल हमने देखा था कि 7% तक की तेजी जी एंटरटेनमेंट पे दिखी थी। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिहाज से आज नजर रखना होगा सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे, जहां पे गेल, आईजीएल, एमजीएल पर सिटी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और इसके चलते इन सभी काउंटर्स पे हमारी नजर रहेगी। भारतीय बाजारों के लिए अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर आ रहा है वो पॉलिटिकल वर्ल्ड से ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की गर्मा गर्मी हमने देखी थी और ये एक सर्टेनिटी हमें चाहिए थी कि सभी सरकार जो हैं, सभी दल जो हैं, वो अब एनडीए को सपोर्ट करें। और उस पर हमने कल देखा कि कल शाम पूरी तरीके से फैसला आ गया, उस पर मोहर लग गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अब शपथ लेंगे। एनडीए ने जो है उनको अपना नेता चुना है और अब ये शपथ समारोह पे रहेगी नजर। पर इस बीच जो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं वो ग्लोबल मार्केट से भी आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल से किस तरीके के संकेत हैं और वहां पे किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो पूजा बताइए किस तरीके से देखने को मिले बाजार की चाल, और खास तौर से हालांकि नैस्डैक में तो जबरदस्त तेजी है, पर एक शेयर एनवीडिया ने भी सबकी जो अटेंशन थी वो पाई। बताइए क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। बिल्कुल, अब ब्याज दरों में जो कटौती की बात है वो वापस से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंकों की बैठक होगी। आज ईसीबी की बैठक शुरू हो चुकी है यूरोप में, तो वहां पर भी हमारी नज़र बनी हुई है कि क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि 2019 के बाद पहली बार ईसीबी की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में हल्की तेजी है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर है और बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे तो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि आज साउथ कोरिया के बाजार यानी कॉस्पी आज बंद है मेमोरियल डे के मौके पर, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में ही है। चीन के बाजार हल्के लाल निशान में है, लेकिन जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर करीब 350 अंकों की बढ़त है। हांगकांग के बाजार 120 अंक ऊपर है और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही दे रहा है। और अगर यूरोप के बाजार पर भी नजर डालेंगे तो यहाँ से भी क्यूज पॉजिटिव ही आ रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल्स पर नैस्डैक और S&P 500 दिखे, और S&P 500 की जो क्लोजिंग थी वो भी रिकॉर्ड लेवल्स पर हुई। डाउ जोन्स 96 अंक ऊपर बंद हुए। वजह ये थी कि एनवीडिया के शेयर में और अब वापस से जो ब्याज दरों में कटौती की बात है वो तेज हो रही है, जिसके चलते हमने बाजार में तेजी देखी। इसकी वजह ये थी कि वहां पर जो लेबर मार्केट की डेटा एक एक करके आ रहे हैं, नरमी वहां पर देखने को मिल रही है। आज भी कुछ जॉब रिपोर्ट्स आएंगी, उस पर भी नजर है। तो जो नरमी दिखाई दे रही है उसके चलते अब माना जा रहा है कि सितंबर में ब्याज दरों में जो कटौती की संभावना है वो अब 70% हो चुकी है। ये एनालिस्ट मान के चल रहे हैं।
कि इस तरफ या फिर फेड के का जो रुख है वो थोड़ा नरम हो सकता है। तो अब इस तरह की बात की जा रही है, जिसके चलते हमने देखा उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स जो थे वो अपने निचले स्तर पर आ चुके हैं। पिछले कुछ मल्टी मंथ अगर लेवल्स की बात करें तो अपने निचले स्तर पर है। 4.3% के भी नीचे बॉन्ड यील्ड्स आ चुके हैं, जिससे कि जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जैसे कि टेक शेयर, उन्हें उनकी तेजी को एक सपोर्ट मिला। और नैस्डैक में हमने देखा कि कल 2% तक की तेजी थी। अब उसका असर आज हम भारतीय बाजारों में और भारतीय टेक कंपनियों में भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो ह्यूलेट पैकर्ड, क्राउड स्ट्राइक जैसी कंपनियों के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, जिसके चलते वहां पर 10 से 12% की तेज़ी भी देखने को मिली। तो हर चीज़ से फेवरेबल नज़र आ रही थी। यूरोप के बाजार हमने बताया कि आज ईसीबी की बैठक है, उस पर नज़र है। बाकी सारी चीज़ें भी ठीक ठाक ही नज़र आ रही हैं। सोने में हल्की तेज़ी हुई निचले स्तरों से, और कच्चा तेल भी एनालिस्ट मांग के चल रहे थे, अब काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका था कच्चा तेल। कल हमने वहां पर भी हल्की बाइंग देखी, लेकिन अभी भी $77-78 के आसपास ही कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो आज के लिए संकेत देखें भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट से तो अच्छे ही हैं। तो ये तो ग्लोबल मार्केट से संकेतों की बात हुई, लेकिन एक बार एफआईएस और डीआईएस के भी डेटा हम समझ लेते हैं। उसके बाद भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनाएं, किस तरह के लेवल्स वॉच करें वहां पर, क्योंकि देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहे हैं। कल देर शाम भी जो खबरें आई हैं हम हाईलाइट भी कर रहे थे 4 विंडो ट्रिगर्स में, तो उससे भी कुछ पॉजिटिव क्यूज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, और डिम्पी हमारे साथ हैं। डिम्पी बताइए कल ये जो आंकड़े थे वो कैसे आए, और एफआईएस की होल्डिंग में क्या कुछ बदलाव दिखा कल के दिन? देखिए, बदलाव तो डेली होता ही है और कल भी हुआ वो बदलाव, लेकिन कल जो बदलाव था वो पॉजिटिव था। और पॉजिटिव, हालांकि मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो एक लेवल से ऊपर नहीं आ रहा है। मैं आपको सामने एक एक करके सारे पॉइंट्स रखता हूँ, और मैं पहले से ना पॉलिटिकल चीज़ों पे एक पॉइंट ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट ने कल जब 30% के विक्स को तोड़ा है ना, तो ये बात मान के तोड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री वापस मोदी जी होने जा रहे हैं, नहीं तो इंडिया विक्स नहीं टूटता। पहला पॉइंट, मार्केट ने जब इंडिया विक्स कल 30% तोड़ा ना, और मार्केट को एक लेवल पे लाके क्लोज किया, ऊपर जाके करीब 2000 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, और 650 पॉइंट, 700 पॉइंट निफ्टी, यही मान के किया है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस पार्टी के साथ है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यानी कि किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक लाइन का चेंज हुआ है कि भाई पहले फुल फ्लेज अपनी सरकार बनाते थे, अभी अलायंस के साथ आए हैं, बस इतना ही फर्क है। तो मार्केट ने ये 30% विक्स तोड़ के बाजार को चला के ये बात क्लियर कर दी। इसमें 8 तारीख का शपथ ग्रहण की बात भी सामने आ रही है। अब अगर आप कुछ भी इसमें से एबनॉर्मलिटी होएगी, उसके बाद ही बाजार विक्स बढ़ेगा और बाजार टूटेगा, नहीं तो इलेक्शंस का पूरा हिस्सा मार्केट, अगर आप मेरे से पूछेंगे सर परसेंटेज में बताइए कितना इलेक्शंस का हिस्सा निपट चुका है, तो मैं बोलूँगा मोर देन 85% इलेक्शंस का यूफोरिया मार्केट ने कल ही कल में कंप्लीट कर दिया। अब बाजार अगर मान लीजिए शपथ ग्रहण हो भी जाता है, मंत्रिमंडल बांटे जाते हैं, उसमें छोटा मोटा 10-20% का मोमेंटम और आ सकता है, अदरवाइज नहीं। अब बाजार ने ये बात मान ली है। हाँ, इसमें अगर मोदी जी नहीं बने, कुछ कोई और मामला हो जाए एकाएक रातों रात, फिर तो आप कुछ भी उसके लिए तैयार रहिएगा, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, विपक्ष को बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को खराब करने के लिए, यानी कि जो उन्होंने अपना कुनबा बनाया। तो आप उतना कॉन्फिडेंस ना तो मार्केट को है, ना ही उतना कॉन्फिडेंस किसी और आदमी को है। हाँ, थोड़ा एफआईएस अभी इसलिए रुका हुआ है आने से पहले क्योंकि एफआईएस चाहता है कि एक बार हो ही जाए शपथ ग्रहण, और उसके बाद पता लग भी जाए कौन कौन से मंत्रालय किस किस को मिल रहे हैं, ताकि वो थोड़ी कैलकुलेशन कर पाएगा कि ये आदमी इस मंत्रालय में कितना काम कर पाएगा। फिर उस हिसाब से मार्केट के अंदर आके वो अपनी पोजीशनिंग सेक्टोरियल और थेमेटिक बनाते हैं। तो इसलिए एफआईएस थोड़ा रुक गया है। हालांकि उन्होंने कल 5% की लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, लेकिन वो हेज करके बनाई है। कैश में शॉर्ट किया है, 43,000 करोड़ का प्लस किया ऑप्शंस के अंदर, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ वो आए हैं वापस 5% का सेगमेंट देके। जब तक एफआईएस 30% नहीं आएंगे, आप कॉन्फिडेंस अपना पूरा हाई लेवल पे मत लेके जाइएगा। 30% तक वो रुक रुक के डर डर के काम कर रहे हैं। एक और चीज़, कल रिटेल ने ऊपर जाके अपना माल बेचा है। देखो, रिटेल को भी समझ में आ रहा है कि अब इवेंट क्लोज होने जा रहा है, तो अपना माल जो रखा हुआ है ना बेच दो, हो सकता है इससे अच्छे मौके बाद में ना मिले।
तो कल रिटेल ने करीब 5% माल बेच दिया, एफआईज ने करीब 5% माल खरीद लिया, तो चर्निंग उसमें है। डीआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो 52 पे थे, 52 पे आज भी हैं और वो आगे हो सकता है आगे भी इस पे रहें। और कल जब ये 30% टूटा नहीं था विक्स, सिर्फ 3% विक्स बढ़ा था। सृष्टि को हमने सामने सामने बोला था कि भाई बाजार अभी चल नहीं रहा, हमको थोड़ा एबनॉर्मल सा लग रहा है, ये एथिकली चलना चाहिए। और आप कल देखो, कल जाते जाते करीब 700 पॉइंट हमको निफ्टी के अंदर, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर दिखे। तो जो कैलकुलेशंस होती है ना डाटा की, बड़ी फाइन ट्यून्ड होती हैं, थोड़ा डिले हो सकता है आधा पौना घंटा, लेकिन होगा जरूर। तो वो चीज़ हमने आपके सामने कल रखी है। बात को बार-बार हाईलाइट भी किया जा रहा था। इंडिया विक्स का डेटा हमने आपके सामने रखा था और काफ़ी वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली थी। इंडिया विक्स में कल 30% के आसपास की गिरावट इंडिया विक्स में भी देखने को मिली और उसके चलते हमने देखा कि बाजार में एक तेज़ी आई। हालांकि अब पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। कल राष्ट्रपति के पास यहाँ पर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा, तो इन सब तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र फिलहाल बनी हुई है। लेकिन मार्केट्स पर अगर वापस से लौटे तो कल काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। निफ्टी 735 अंक ऊपर, बैंक निफ्टी 2000 अंकों से ज़्यादा चला। तो ऐसे में डिम्पी, निफ्टी में जो मौजूदा और नए लॉन्ग करने वाले हैं, नए लॉन्ग करने वाले के लिए भी यहाँ पे इकट्ठे ही सवाल पूछ लेंगे कि अब क्या वो मार्केट में एंट्री करें अगर जिनको नया लॉन्ग करना हो और जिनका मौजूदा पोजीशन है वो क्या करें? मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। पुराने वालों को तो सिर्फ अब एग्जिट के रास्ते धीरे धीरे करके ढूंढने हैं। ऐसा नहीं कि बाजार गिरने जा रहा है इसलिए एग्जिट के रास्ते ढूंढने हैं। एग्जिट के रास्ते इसलिए ढूंढने हैं क्योंकि उन्होंने अगर इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाया, मार्केट हाई पे बना, लो भी बना, फिर हाई आ रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको एग्जिट करवाने का रास्ता देती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, कल ना मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग निफ्टी के अंदर ये अपने आप में 11% हुई है। ये पिछले जून के महीने में अब से लेके अब तक, मतलब आप देखेंगे 1 तारीख से लेके 6 तारीख या 30 तारीख से कैलकुलेशन कर लो आप, 7 दिन में सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग है ये। शॉर्ट कवरिंग तभी होती है जब या तो बॉटम बन जाता है या तो फिर हाई बनने को हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर आके जो शॉर्ट्स होते हैं अपना माल कवर करते हैं, तो प्रॉफिट में करेंगे या तो फंस गए वो तब करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा फंसा वसा मामला लगता है कि अब शॉर्ट्स मत बनाओ भाई, अब सिस्टम से बाहर निकल जाओ, क्लैरिफिकेशन आ गया, सरकार बनने जा रही है, कोई दिक्कत विक्कत नहीं हो रही है। तो 11% का जो ओआई एडिशन घटा है ना, ये यही इंडिकेट करता है। अब आप देखोगे जो ओपन इंटरेस्ट है आपका 5 लाख हो गया, हालांकि भी और भी गिरेगा आने वाले दिनों में, से 1 से 2 दिन में और शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत आ सकती है। इसलिए आपको अब बहुत बड़ा एक्साइटमेंट वाला हिस्सा नहीं अपनाना। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने स्क्रीन पर डिस्काउंट देख रहे हो, कल 750 पॉइंट चला निफ्टी, लेकिन स्क्रीन पर डिस्काउंट है। ऐसे बैंक निफ्टी पे भी डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या बताता है? डिस्काउंट आपकी इच्छा शक्ति बताता है कि आप फ्यूचर नहीं लेना चाहते। अरे फ्यूचर आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं सर, 36 रुपये का फायदा तो सीधा सीधा है, 61 रुपये का फायदा तो बैंक निफ्टी पे सीधा सीधा आपको मिल रहा है। कहने का मेरे मतलब है कि इच्छा शक्ति बाजार में खरीदारी की कम हुई है और आपको करना भी नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिनके पास पुराना है उनको धीरे धीरे निकलना चाहिए और जिनके पास नहीं है पोजीशंस उनको वेट करना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ मार्केट ना कंसोलिडेशन के फेज में जा रहा है। ये कंसोलिडेशन बहुत लंबा भी हो सकता है, ये कंसोलिडेशन 1 महीने का भी हो सकता है। तो आप थोड़ा बी अवेयर, सावधान रहिए, क्योंकि 7 और 8 तारीख के बाद ट्रिगर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। 7 तारीख की पॉलिसी, 8 तारीख की शपथ, उसके बाद क्या? फिर आप मानसून की वेट करोगे, मानसून तो 1.5 महीने चलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी आज मेरी तरफ से कोई पोजीशन प्लस की नहीं है, कोई पोजीशन शॉर्ट्स की नहीं है। जिनके पास जो है वो सिर्फ उसको चेक एंड बैलेंस करके अपना आगे पीछे करे। मैं एक स्टॉप लॉस टारगेट भी आपको बैंक निफ्टी के हिसाब से दे देता हूँ। आज का जो स्टॉप लॉस है वो है 22,500, 22,300 का, आप चाहे तो वो रख सकते हैं। आपके टारगेट 22,800 और 23,000 तक के होंगे, मैक्स टू मैक्स सीरीज तक के। ठीक है, तो ये निफ्टी के लिए सलाह पर। जी हाँ डिम्पी, कल जब हम यहाँ मुंबई स्टूडियोज़ में एक साथ शो कर रहे थे, मुझे याद है कि आपने संतोष से 21,800 पे जब निफ्टी एक बार के लिए आया था तो आपने पूछा था कि क्या हिम्मत करके यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले ले, और देखिए उसके बाद तो वो स्तर तो दिखाया ही नहीं, पर एक तरफा जो है रैली देखने को मिली। परसों भी आपके जो आपने विक्स आइडेंटिफाई किया था उसके चलते एक बहुत बड़ा मूव कैच किया, और कल भी बहुत ही बड़ा मूव कैच किया डिम्पी। तो एकदम सटीक जो है आपने पूरे डेटा पॉइंट्स हमारे दर्शकों के सामने रखे और उम्मीद है कि उनको भी फायदा होगा। पर डिम्पी, आज के लिए बताइए कि निफ्टी बैंक के लिए क्या करना है? कल की जो ज़बरदस्त तेज़ी है, क्या यहाँ पे और भी तेज़ी के कुछ संकेत मिल रहे हैं डेटा के दम पे, या फिर जिनके पास फ्रेश लॉन्ग्स हैं उनको खुलते ही बुक कर लेना चाहिए?
कुछ नहीं करना चाहिए, ना लॉन्ग वालों को भी बुक करना चाहिए, ना शॉर्ट वालों को आना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बच्चों को बता चुका हूँ निफ्टी के बारे में, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के बारे में भी वही है। मैं एक चीज़ आपको सिर्फ और नोटिस कराता हूँ, भले ही पॉलिसी है लेकिन मेरे को बैंकिंग काउंटर्स पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि बैंकिंग काउंटर्स अपना काम कर चुके हैं और उन्होंने कल ज़्यादा अच्छा काम किया है। कल आप इंडसन को चेक कर लो, कोटक को चेक कर लो, आप एसबीआई को चेक करो, एचडीएफसी को चेक करो। आपको लगता है कि 8% इंडसन बैंक चलने के बाद अभी और चलेगा और सामने पॉलिसी खड़ी हो तो और चल सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है इनका चलना। और एक और चीज़, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी आई है और ये 15% की शॉर्ट कवरिंग है। मैं आपकी एक और लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनी है, तो ये ना सिर्फ पॉलिसी से पहले थोड़ा बहुत हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी आज कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 49,000 के आसपास आके आप बंद हुए हैं, आपके पास करीब करीब 500 से 800 पॉइंट और चलने का रूम है, और इसी तरह से टूटते समय भी 500 से 800 पॉइंट का रूम है टूटने समय भी। तो आप कोई नई पोजीशन ना ले। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पॉइंट्स की घूम फिरने की आदत से डल गई ना पिछले 3-4 दिन में, उस आदत को अब आप टाटा बाय बाय कर दो। वो इसलिए कर दो क्योंकि अब आपके पास ट्रिगर नहीं। बोले सर सामने तो पॉलिसी है, पॉलिसी भी कुछ नहीं करेगी, कम से कम डाटा ये आपको ये बता रहा है। और दूसरा पॉइंट, इसमें भी डिस्काउंट आ चुका है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इच्छा शक्ति ऑलरेडी कम है। इसके साथ एक ही चीज़ फेवरेबल है, ये इतना सब होने के बाद भी ना महंगा नहीं हुआ, 0.84 चल रहा है और टिपिकली अपने 0.84 से 1 तक चलता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा बहुत मूवमेंट और आएगा सो आएगा, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। एक और चीज़ मैं नोटिस कराना चाहता हूँ, देखिए एक ही दिन के अंदर हमारे पास 200 दिनों की एवरेज बच गई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कल के मूवमेंट के बाद सारी एवरेजेस वापस ठीक हो गई है। 5 दिन से लेकर 200 दिनों के एवरेज एक ही दिन में मार्केट ने ठीक कर दिया। तो जो बाजार खराब हो रहा है एक दिन में खराब हो रहा है, ठीक हो रहा है एक दिन में हो रहा है। तो ये जो ठीक होना खराब होने वाली ना प्रथा भी खत्म होने जा रही है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में भी कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लगता है रेंज में हम जा रहे हैं। ऑप्शंस वाले थोड़ा कृपा करके सावधान रहें। आप सेकंड क्वेश्चन पूछें कि शॉर्ट करना है कि नहीं करना, उसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूं, शॉर्ट नहीं करना, ना तो निफ्टी के अंदर करना, ना ही बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग करना है, ना ही निफ्टी के अंदर करना, ना ही बैंक निफ्टी के अंदर करना है। जो ले रखा है उसी को सेटल करो। और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मेरे को लग रहा है अभी आईटी का पेज चलना बाकी है, एक आईटी कंसोलिडेशन में ऊपर आएगा और इसका आईटी के हिसाब से निफ्टी की पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। आज F&O बैन में एक ही शेयर है, जी एंटरटेनमेंट, और होल्डिंग्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मूविंग एवरेजेस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करें, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार जरा दिखाइए स्क्रीन पे। किरण जानी, अवनी भट्ट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ और मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते जाएंगे। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण सर थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। अवनी आपसे शुरू करें, जल्दी से आप इंडाइसिस का अपना एक कैलकुलेशंस बता दो और उसके बाद फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट में एक सीधी बात करना चाहूंगी मैं। फ्राइडे का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो मंडे को सपोर्ट बन चुका, मंडे का जो सपोर्ट लेवल था वो ट्यूसडे के लिए रेजिस्टेंस बना, और ट्यूसडे का जो रेजिस्टेंस था अब वो कल सपोर्ट बन चुका है। तो रोज के रोज जो डेटा जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, मार्केट का लेवल तो होता ही है चेंज, लेकिन डेटा इटसेल्फ काफी चेंज हो रहा है, पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 3 दिनों में मार्केट ना तो फंडामेंटल्स पे और ना ही टेक्निकल या डेरिवेटिव ट्रिगर्स पे चला है। इट इज अ रिएक्टिव मार्केट। इसमें जो प्राइस मूवमेंट हमें दिखा रहा है वो एक राजनीतिक समाचारों के आगे नए नए डेवलपमेंट्स के सामने मार्केट रिएक्ट कर रहा है, एक्ट नहीं रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों तरफा हमें मार पड़ सकती है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरी राय ये रहेगी कि आप फिलहाल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, इस हफ्ते में ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। आप मंडे से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। बट अगर इंट्राडे में अभी करना ही है, जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है, तो उनके लिए मैं लेवल्स बता दूंगी। निफ्टी में 22,400 का सपोर्ट है आज के लिए, इंट्राडे के लिए। अगर 22,400 का लेवल टूटता है तो हमें 22,000 तक का मूव दिख सकता है, और तो वहां पे 22,400 लेवल टूटने पर हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं सिर्फ इंट्राडे के लिए। और ऊपर की तरफ अगर 22,800 का लेवल टूटता है तो 23,050 तक चल सकता है। तो इस तरह से ये आज इंट्राडे की रणनीति हम बना सकते हैं। और बैंक निफ्टी तो मेरे हिसाब से कंप्लीटली अवॉइड किया जाए,
क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि 4000 पॉइंट का मूव अगर दिन में होता है ऊपर नीचे, तो स्वाभाविक है कि रेंज जो है बहुत बड़ी हो जाती है, आपको स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा, जो इस ऐसे मार्केट में मेरे हिसाब से मुनाफा नहीं देगा आपको। स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट जो अभी फिलहाल रेंज दिख रही है वो है 48,000 से 50,000 की, तो काफी बड़ी रेंज है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में कम्प्लीटली अवॉइड करें। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग निफ्टी बैंक में जो है आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है, पर साथ ही साथ अवनी ने रेंज भी बताया। अवनी जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही बोला कि ना ही टेक्निकल्स ना ही फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत ही वाइल्ड मूव्स हैं दोनों ही इंडेक्स में पिछले 2 दिनों में, और कई सारे पार्टिसिपेंट्स हालांकि वो कैच तो कर रहे हैं अगर कोई डायरेक्शन दिखती है, पर पूरा मूव किसी ने कैच किया हो ये बोलना काफ़ी मुश्किल है। पर जी हाँ, आज के लिए ये आपके लिए कुछ रेंज जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। सलाह यही आ रही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग फिलहाल आप अवॉइड करें। मंडे से फिर से एक फ्रेश व्यू के साथ ट्रेडिंग के लिहाज से आप दोनों ही इंडेक्स पे नज़रिया बना सकते हैं। पर चलिए, अगर इंडेक्स नहीं तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही सही कि स्टॉक्स में कहाँ पे दाव लगाएं, ये समझेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से अभी। किरण और अवनी दोनों ही मौजूद हैं। किरण, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे आ रही हैं आपकी कॉल्स? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जो एक हैंगओवर था मार्केट में वो अब निकल गया है कहीं ना कहीं। अगर आप डेटा पॉइंट्स देखोगे तो वापिस हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। तो हमारा पहला जो पिक रहेगा वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में से रहेगा। दो रीजन है, एक तो फंडामेंटल टेलविंड्स है कि अब मानसून एक अच्छे लेवल पे इंडिया में आ रहा है। दूसरा, जैसे ये गवर्नमेंट बनी है नेक्स्ट मंथ हम देखेंगे वापस बजट आएगा। तो जो लास्ट इंटरिम बजट था ये भी इंटरिम बजट ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर कंपनियों को फायदा रहेगा ऐसा हमें लग रहा है। तो यूपीएल के ऊपर डेफिनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। 520 515 क्रॉस नहीं कर रहा था, हमने देखा इतनी हाई वोलेटाइल सेशन में भी उसने 500 का स्तर पकड़ के रखा है। अब कल की क्लोजिंग 520 के ऊपर है, तो डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाएंगे। 545 तक के हमारे टारगेट है और 545 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो यूपीएल हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा और ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो भी हमारे रडार पे है। तो आप ओवरऑल फर्टिलाइजर में बुलिश बेट लगा सकते हो। नेक्स्ट जो कॉल है वो फार्मा के अंदर से है। वर्मा के अंदर हमने डिवीज लेबोरेटरी देखा था कि वहां पे भी एक रेजिस्टेंस था 41 4200 का। रिजल्ट आने के बाद हमने देखा था कि स्टॉक वापस 4000 के नीचे गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो 4000 के ऊपर वापस मैनेज कर लिया। अब लास्ट 2 दिन की वोलेटिलिटी के बाद भी अगर हम डिवीज लेबोरेटरी का चार्ट देखें तो वो 4500 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। जिस तरह से ओवरऑल वोलेटिलिटी है तो देयर आर चांसेस कि लोगों का जो नजरिया रहेगा वो फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक की तरफ रहेगा, बिकॉज एवरी टाइम वो एक डिफेंसिव बेट की तरह मार्केट के अंदर देखे जाते हैं। तो डिवीज लेबोरेटरी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। 4500 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 4590 तक के हमारे टारगेट है एंड 4480 हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो फर्टिलाइजर और फार्मा हमारे दो प्रिफर्ड सेक्टर है, उसमें से यूपीएल और डिवीज लेबोरेटरी। डिवीज लैब और यूपीएल ये दोनों ही काउंटर्स पे रख रही हैं आपको नज़र। देखिए, डिवीज लैब में हाल फिलहाल नतीजों के बाद एक तरफा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और अब भी हालांकि परसों हमने ज़रूर देखा था स्टॉक नीचे आया था, पर फिर से अच्छी तरीके से ऊपर आता हुआ यहाँ पे टारगेट जो है आपको 4589 रुपीज़ का रखना है। स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप नज़र रखें। और साथ ही यूपीएल ये काउंटर पे भी नतीजों के बाद हमने देखा कि 500 के स्तरों को होल्ड किया, और यहाँ से किरण और भी तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं। पर अवनी, अब आप बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपके फोकस लिस्ट में है? जी, मैं किरण जी से एक बात से बहुत सहमत हूँ कि भले ही क्लैरिटी इंडेक्स पे ना हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज मेरी तरफ से 3 पिक रहेंगे। एक बैंकिंग सेक्टर से रहेगा, फर्स्ट एयू बैंक। तो एयू बैंक ने हमने देखा है कि जो एक जनवरी में गैप डाउन दिखा था, उसके बाद ये स्टॉक वीकली चार्ट्स पे 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करे जा रहा था। बट कल का जो मूव है काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा है हमें। एक पियर्सिंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, और इसकी क्लोज भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आई है 4.5 महीनों के बाद। ये डेली चार्ट्स पे होते हैं। सो और फ्यूचर्स में भी हमने लॉन्ग एडिशन देखी है 3% की। तो एयू बैंक में हमें लगता है कि काफी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो इसको करंट लेवल से थोड़ा अगर डिप मिलता है 665 तक, वहां तक हम खरीद सकते हैं। और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 710 का। स्टॉप लॉस लगाना है 645 का।
दूसरा जो काउंटर है वो आईटी सेक्टर से रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में भी दिख रहा है। पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में भी थोड़ा मूव हो सकता है। सो इसमें से रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर हम ड्रॉ करें अप्रैल 23 के लो से 975 से अप्रैल 24 के लो 1163, ये अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर, पिछले 3 दिन के गिरावट में उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक ऊपर 50 हफ्तों के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। और फ्यूचर्स में भी हमें शॉर्ट कवरिंग दिखी है 2% की। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसमें 1265 से 1255 के रेंज में इसमें खरीदारी करेंगे। ऊपर टारगेट रहेगा 1325 का और स्टॉप लॉस लगाना है 1225 का। और तीसरा स्टॉक जैसे रहेगा डिफेंसिव सेक्टर से ऑरो फार्मा। सो ऑरो फार्मा ने तो एक न्यू वीकली और मंथली ब्रेकआउट दे दिया है इतने गिरते हुए मार्केट में भी, और एक नए ऑर्बिट में आ चुका है ये स्टॉक। और ये इस ब्रेकआउट का जो टारगेट बनता है वो है 1375 से 1400 के रेंज में। तो यही हमारा टारगेट रहेगा। इसको 1265 का कल क्लोजिंग था। अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो थोड़ा बहुत रिट्रेस भी कर सकता है, तो नीचे डिप्स में 1240 तक हम खरीद सकते हैं। ऊपर टारगेट रहेगा 1375 का और स्टॉप लॉस लगाना है 1200 का। तीन शेयर हो गए। एक तो अरविंदो फार्मा, कल ही बढ़िया बंद हुआ और एक छोटा सा डिप आया था कल, उसके बाद उसने उसकी रिकवरी 10 मिनट में कर दी थी। 5.5% ऊपर जाके बंद हुआ, 1375 का टारगेट। दूसरा टेक महिंद्रा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, मेरे को भी लग रहा है कि आईटी के अंदर थोड़ी चर्निंग बाकी है, इसलिए मैंने निफ्टी को रूम दिया हुआ है 300-400 पॉइंट और ऊपर आने का। दूसरा पॉइंट है एयू बैंक। एक तो मिड कैप बैंकिंग के अंदर वापस स्टेबिलिटी आएगी, तो ये एक एयू बैंक आपकी लिस्ट में होना चाहिए। 3 तो हो गए अवनी के ट्रेड। सर ने दिया आपको यूपीएल हमने कल भी डिस्कस किया और हमने ये बात भी रखी थी कि जैसे ये 500 के ऊपर आ जाता है इसके दिन फिरने लगते हैं। कल 502 पे था जब ये आइडेंटिफाई हुआ था, कल इसकी क्लोजिंग हुई 528 पे, करीब 20-22% 22 रुपये का फ़ायदा हुआ और आज भी ये चल सकता है 545 तक। मेरा टारगेट तो 612 है, मेरे को लगता है कि 612 तक भी जाएगा, बट पहले आप 545 ही रखो और 515 का एक स्टॉप लॉस भी है। तो यूपीएल हो गया। और डीवी स्लैब सर ने और दिया आपको, किरण सर ने, आप इसको जरा नोटिस कर लीजिएगा। 5 शेयर हो गए आपके पास, इंडाइसिस पे मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपको मिल चुका है। अब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, खबरों वाले शेयर्स की तरफ आ जाते हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए सर आज के खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग निम्बी। सबसे पहले BHEL फोकस में रहेगा। इनको जो है 7,000 करोड़ का और जो है 2 अहम ऑर्डर आए हैं। ये दोनों ही अदानी पावर से आया है, एक अदानी पावर से डायरेक्टली आया है और एक उनके होली ओन नाम से आया है। इस पे वो सेटअप करने वाले हैं पावर प्लांट्स और इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए, तो BHEL भी फोकस में आज रहेगा। ऑर्डर के दम पे KPI ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे स्टॉक में सिग्निफिकेंट करेक्शन भी हमने देखा है, लेकिन इनको जो ऑर्डर जो है 350 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर मिला है, इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। कॉनकॉर्ड बायोटेक भी बात करें तो इनको अप्रूवल आई है आयरिश अथॉरिटीज़ से, मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं ये, जहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देखने मिला उनके गुजरात प्लांट के इंस्पेक्शन में। कल एक स्मॉल कैप कंपनी थी भागीरथ केमिकल्स, जहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा 20% का अपर सर्किट लगा था। तो यहाँ पे जो है ब्लॉक डील्स में सामने आ रही कि RK दमानी के जो फर्म है उन्होंने लगभग 4% से ज़्यादा की स्टेक की एक्विजिशन की है। वही यूकेन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने भी 2 लाख शेयर्स ली हैं, जो लगभग 0.15% स्टेक आती है। तो ऑफकोर्स बड़े दिग्गज नाम जो है स्मॉल कैप्स में एंटर कल किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है इन स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए। जी का भी आज अहम दिन है। आज जो है कंपनी कंसिडर करेगी फंड रेज, जहाँ पे जो है फोकस रहेगा। और ऑफकोर्स रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ा सकते हैं और मार्की इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट जो है यहाँ पे लग रहा है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की मई की डेटा के बारे में बात करता हूँ। वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है, यहाँ पे लगभग 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वॉल्यूम बढ़ा है। तो स्टॉक में जो ऑफकोर्स ऑपरेशनल नंबर्स का बेनिफिट भी आज देखने मिल सकता है। और आखिर में सेंचुरी टेक्सटाइल्स भी फोकस में रहेगा, जो उनकी रियल एस्टेट आर्म है। उन्होंने JV किया है बर्मार्ट इंडिया के साथ, जहाँ पे गुरुग्राम में लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे वो काम करेंगे, जिसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 5,000 करोड़ रुपए का है। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट इस स्टॉक में भी देखने मिल रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज ऑर्डर के दम पे या ब्लॉक डील्स के दम पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।
ठीक है। तो कुछ बड़ी खबरें आई हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स 5,000 करोड़ की संभावित आय हो सकती है जेवी के जरिए जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाएगी। तो इसका आज रिएक्शन हम देखेंगे स्टॉक पर। इसके अलावा आईईएक्स, जी एंटरटेनमेंट और बीएचईएल पर भी नजर रखिए। 7,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला अदानी पावर से कंपनी को। कल स्टॉक में एक तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी बीएचईएल में। आज भी इस खबर के चलते रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। तो चलिए इन खबरों पर नजर रखेंगे और आगे एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या करें खबरों के चलते स्टॉक्स पर। लेकिन ब्रोकरेज हाउस के डाटा पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा बताइए। सबसे पहले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर फोकस करते हैं। तो सिटी की रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो सकता है। तो जो लिस्टेड प्लेयर्स है, आईजीएल, एमजीएल जैसे लिस्टेड प्लेयर्स, उनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। तो पॉजिटिव रिपोर्ट है। और जीएसटी के एम्बिट में अब गवर्नमेंट के नई रीन में ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो दोनों ही फैक्टर्स पॉजिटिव है, जिसके चलते उन्होंने पॉजिटिव नजरिया दिया है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर। की बेनिफिशियरीज उनका मानना है कि गेल, आईजीएल और एमजीएल उनके टॉप पिक्स रहेंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। इसके अलावा सिटी की एक रिपोर्ट कंज्यूमर स्टेपल्स पर भी आई है, जहां उन्होंने एचयूएल, जीसीपीएल, ब्रिटानिया और होनासा कंज्यूमर पर खरीदारी की राय दी है और कोलगेट, डाबर और यूनाइटेड ब्रूरीज पर बिकवाली की राय दी है। उनका मानना है कि गवर्नमेंट का फोकस अब रूरल इंडिया पर होगा, कंजम्पशन पर होगा, जिसके चलते इन सभी स्टेपल कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है और मार्केट शेयर गेन्स भी कंपनीज एंजॉय कर सकती हैं। तो ये रिपोर्ट थी सिटी से स्टेपल कंपनीज पर। इसके अलावा एल्को बेवरेज इंडस्ट्री पर भी सिटी की रिपोर्ट आई है। कल यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, सुलाविनियर्स जैसे कुछ स्टॉक्स में एक्शन दिखा और अब सिटी का मानना है कि आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शंस भी हुए थे, वहाँ एनडीए की गवर्नमेंट हुई है। तो एल्को बेवरेज इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव आउटकम्स और पॉलिसीज हो सकते हैं, जिसके चलते एल्को बेवरेज इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है। एचडीएफसी बैंक पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है, जहां यूबीएस का मानना है कि अगस्त में जो एमएससीआई का रिव्यू होगा उसमें एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ सकता है। उनका मानना है कि 3 से 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की इनफ्लो एचडीएफसी बैंक में दिख सकते हैं। तो पॉजिटिव रिपोर्ट यूबीएस की इस रिपोर्ट के चलते एचडीएफसी बैंक में भी आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। आईटी सेक्टर पर नज़र डालते हैं, जहां जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि मार्जिन प्रेशर जो पिछले कुछ क्वार्टर से आईटी सेक्टर में दिखा है वो अब कंटिन्यू हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी भी एक्सपेंसिव है, हिस्टोरिक वैल्यूएशन से देखें तो अभी भी महंगा है निफ्टी आईटी इंडेक्स, और इन्फोसिस उनका टॉप पिक है निफ्टी आईटी सेक्टर से। लास्ट में अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज पर भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि मोदी गवर्नमेंट का अब फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पर होगा, जिसके चलते आवास हाउसिंग फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस जैसे कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। तो उनके टॉप पिक्स है आवास हाउसिंग फाइनेंस और होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। तो जेफरीज की इस रिपोर्ट के चलते दोनों ही स्टॉक्स पर आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। ओके, थैंक यू आशीषा आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी अगर देखेंगे तो देखिए बीच में डिफेंस, इंफ्रा, इन सब की बात हो रही थी, लेकिन अब देखिए जिस तरह से मैंडेट आया, ब्रोकरेज का जो फोकस है वो भी कंज्यूमर शेयरों में शिफ्ट हो रहा है। सिटी की रिपोर्ट भी देखिए, एचयूएल, जीसीपीएल, ब्रिटानिया, होनासा, इसके अलावा यूबीएल, डाबर जैसी कंपनियों में उनका व्यू यहाँ पर निकल कर आया है और इनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, इस तरह की राय भी निकल कर आ रही है। ये रिपोर्ट्स तो आ जाएंगे, लेकिन कल ही हमने एक्शन देख लिया था। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए 7% ऊपर था कल, यूबीएल का शेयर कल 5% की तेज़ी दिखा रहा था। किरण जी, क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो अल्कोहल लिकर स्पेस के स्टॉक्स हैं, शानदार तेज़ी थी कल, अभी भी यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए और तेज़ी के लिए? यस, डेफिनेटली मेरे हिसाब से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है या तो जिस तरह का ओवरऑल पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक वाइज, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन बन रही है। जैसे यूनाइटेड स्पिरिट की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक 1230 1234 का लेवल था, वहां से एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो करंट मार्केट प्राइस से तो लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। कोई भी डिप आता है अगर 1250 1260 तक, तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1200 के नीचे का रखिए, और देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में हम 1500 तक के टारगेट देख सकते हैं। और जिस तरह से यूनाइटेड स्पिरिट के ऊपर ब्रेकआउट आया, कहीं ना कहीं रेडी को खितान आपको ध्यान में रखना चाहिए।
वहां पे भी अगर आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया था पिछले दिन। कल वहां से एक अच्छा खासा रिबाउंड आया और अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं रेडिको खैतान एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक था पिछले 3-4 महीने से। तो यहाँ पे भी एक बुलिश बेट ले सकते हो। तो करंट मार्केट प्राइस से रेडिको खैतान में आप बाई कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 1600 तक का रखे और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1900 तक के टारगेट आप रेडिको खैतान में देख सकते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट बाय ऑन डिप्स करना रहेगा और रेडिको खैतान करंट मार्केट प्राइस से आप ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पर आप ले सकते हैं, बाकी सारे स्टॉक्स थोड़ा नीचे आ जाए करेक्शन में एंट्री लेने की कोशिश कर लेकिन मौजूदा स्तर पर रेडिको खैतान अभी भी अच्छा लग रहा है, वहां नजर रखिए आप। IEX इस स्टॉक में भी कल 8% की शानदार तेजी देखने को हुई थी। स्टॉक पर हमने डिस्कशन भी किया था काफ़ी और कुछ यहाँ पर खरीदारी करने की भी सलाह थी एक्सपर्ट्स की तरफ से। 8% ऊपर और आज खबर भी आई है वापस से IEX ने जो टोटल मंथली वॉल्यूम है वहाँ पर 29% की बढ़त देखने को मिली, तो ये खबर भी पॉजिटिव है। अवनी, क्या लग रहा है आपको इस खबर के चलते कल का जो एक्शन था स्टॉक में वो आज भी जारी रह सकता है? क्या करें IEX पर? मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक आज खुलेगा ही थोड़ा गैप के साथ में ऊपर। बट इसका अगर वीकली रेजिस्टेंस लेवल देखें तो करीबन 165 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से 165 पे अगर आता है और वहां पे नहीं टिक पाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फ्रेश ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए 166 के ऊपर। जिनके पास है वो होल्ड करे, 165 तक तो टेस्ट होगा बट 166 के ऊपर ब्रेकआउट होता है कि नहीं वो हमें देखना है। तो फ्रेश बाइंग के लिए जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा रुक सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम कई सारे स्टॉक्स पे चर्चा भी कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ रत्नेश गोयल भी जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि उनके नज़र में कौन से स्टॉक्स हैं। रत्नेश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए आज कहाँ पे हैं आपकी स्टॉक कॉल्स? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। बाजार में मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा सेक्टर चेंज करना पड़ेगा सभी निवेशकों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक्स थोड़े-से स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, इस मध्य में भी थोड़ा-सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे नज़र रहनी चाहिए। तो मेरे जो 2 स्टॉक रहेंगे, पहला एक रहेगा प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मुझे ऐसा लगता है कल के सत्र में पूरा उसने जो परसों के सत्र की जो पूरी मध्य थी उसको लगभग पूरा कवर कर लिया है। तो वहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। ₹1600 के स्टॉप लॉस पे ₹1730 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। दूसरा रहेगा एक्साइड। एक्साइड में मुझे काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो मध्यगत था टाइम थोड़ा-सा खत्म हो चुका है। हम यहाँ पे वापस से तेज़ी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 480 के स्टॉप लॉस से ₹505 के टारगेट आते हुए देख सकते हैं। ठीक है। तो ये दो स्टॉक पिक्स जो हैं वो रत्नेश की तरफ से आती हुई तो इन पे ज़रूर नज़र रहेगी। अब कुछ खबरों वाले शेयर्स पे एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे हम देखें तो BHEL फोकस में रहेगा और साथ ही अदानी पावर, क्योंकि BHEL को एक्चुअली 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। एक बड़ा ऑर्डर 3500 करोड़ का अदानी पावर से मिला है और दूसरा जो बड़ा ऑर्डर हम देख रहे हैं वो मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी UP प्राइवेट लिमिटेड से इनको 3500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो 2 बड़े ऑर्डर्स BHEL के लिए। हालांकि सभी PSUs में काफ़ी गिरावट थी, पर किरण क्या यहाँ पे फिर से एक अच्छे रिवर्सल की उम्मीद करें, क्योंकि जो ऑर्डर आने की जो पूरी चेन थी वो रुकती भी नहीं दिख रही है BHEL के लिए। एक पल को हमने से 280 के भी स्तर देखे थे। आज के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? BHEL की ओवरऑल अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम भी इलेक्शन के पहले हमने जब डिस्कस किया था तो ये डिस्कशन था कि कहीं ना कहीं BHEL में एक डेकेड ब्रेकआउट है। लास्ट टाइम 2015 में स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हमने देखा कि वो ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ऊपर 300 तक जा चुका है। अब 300 का लेवल आप चेक करोगे तो 2010 में था। तो ओवरऑल 14 साल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टॉक। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2023 मतलब एग्जैक्ट यहाँ से 1 साल पहले स्टॉक 75-80 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से 300 पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो 3x काइंड ऑफ या 300% तक काइंड ऑफ का रिटर्न 1 साल में बन चुका है। तो जनरली स्टॉक मार्केट या कोई भी स्टॉक इस तरह से मूव करता है उसके बाद आने वाले समय में स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में जरूर जाता है। सो ओवरऑल भले ही स्टॉक में जिस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं, हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ऑलरेडी 300 से स्टॉक हमें लुढ़क कर कहीं ना कहीं 250 के आसपास मिल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं 230 के आसपास के मल्टीपल सपोर्ट है। तो अगर किसी को लेना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 230 के आसपास का आप मैनेज कीजिए। अगर 230 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है उसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज 190 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। सो कोई नेगेटिव बात नहीं है, एक पॉजिटिव न्यूज है इस स्टॉक के ऊपर। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का परफॉर्मेंस लास्ट 1 साल में उसने दे दिया है, चांसेस है कि आने वाले 3-4 महीने
स्टॉक साइडवेज टू कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो इस कंसोलिडेशन में कोई भी डिप आता है तो वहां पे आप बाई कीजिए और 230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप बाई करना। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको बाय करें और गिरावट में बाय करने की कोशिश करें। पर किरण, एक साथ इसके अदानी पावर पे भी आप ही राय दे दीजिए, क्योंकि कल हमने देखा था सभी अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में तेजी थी। हालांकि अदानी पावर थोड़ा सा फ्लैट जरूर था, आप स्क्रीन पे भी देखेंगे। तो ये कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, और यहाँ पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं? अदानी पावर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से पावर जनरेशन स्टॉक्स के अंदर या तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स के अंदर हमने एक ओवरऑल तेजी देखी है। जिस तरह से जैसे इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि पावर कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और पावर स्टोरी डेफिनेटली इंटैक्ट रहेगी ड्यू टू हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से। तो यहाँ पे अदानी पावर में बायोनिप्स की सलाह डेफिनेटली रहेगी। 640 के आसपास का उसका एक मेजर ब्रेकआउट लेवल था, उसको वापस उसने रिटेस्ट किया है। तो अभी तो 720 के आसपास है, तो यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस से तो सलाह नहीं रहेगी, लेकिन कोई भी डिप आता है 700 के नीचे तो आप वहां पे लॉन्ग कीजिए। 740 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। अगर 740 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो देयर आर चांसेस कि हम वापस इस स्टॉक को 800 तरफ जाते हुए देखेंगे। बट नाउ वी हैव टू गिव सम टाइम इन अदानी पावर आल्सो। ठीक है, कुछ एक स्टॉक्स मैंने और निकाले हुए हैं, जरा मैं उनके बारे में भी पता कर लेता हूँ। अवनी जरा स्पीड से पता करता हूँ, बताते जाइएगा। प्रोड्यूसर साहब आप स्टैंप लगाते जाइएगा, ठीक है जी। अवनी, पहले तो जरा हीरो मोटोकॉर्प बताइए। 2 दिन से अच्छा चल रहा है, जब से काउंटिंग शुरू हुई है। कल भी अच्छा चला और डेज हाई पे जाके ऑलमोस्ट बंद हुआ है। अभी और चलेगा? प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी कंटिन्यू करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर 63 तक चल सकता है स्टॉक। ठीक है, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है। जी एंटरटेनमेंट जरा देख के बताना। इसमें आज खबर है एक बोर्ड की बैठक होने जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि इसका बॉटम बन चुका है। अब खबर अगर कोई भी पॉजिटिव आ जाए, मान लो बोर्ड की बैठक हुई, रकम जुटाने के लिए रकम भी आ गई, जुटा भी ली इन्होंने, और उसके बाद कोई और पॉजिटिव खबर आ जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत बज़ है। अब मैं बज़ पे तो नहीं जाऊँगा, बट आप ये ला लो कि 3-4 खबरें तो मेरे ही कान में आ चुकी हैं और मैं वो सारी की सारी पॉजिटिव थी। तो एक बार ज़रा आपके रिकमेंडेशन, आपको कहाँ तक जाता लगता है ये? जी बिल्कुल, ये बॉटम आउट बिल्कुल हो चुका है। इसकी मूवमेंट शायद थोड़ी सी स्लो हो। अगर न्यूज़ बेस्ड रफ्तार पकड़ ले तो अच्छी बात है। ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से ये अभी 150 से 160 के रेंज में धीरे-धीरे करके आना चाहिए। 125 के करीबन एक बॉटम बन चुका है। आपने बताया हीरो मोटोकॉर्प, आपने बताया जी एंटरटेनमेंट। एक दो सवाल मैं लेता हूं जरा किरण उनसे, रत्नेश जी से। रत्नेश जी, एक शेयर जरा आप चेक करेंगे, ग्रैनुलस इंडिया। ग्रैनुलस इंडिया आप एक बार जरा चेक करें, आपको शेयर ठीक लग रहा है? मेरे को लगता है कि थोड़ी पोजीशंस लेके रखनी चाहिए। ग्रेन्यूल्स में आप देखेंगे तो जो परसों के सत्र में जो मध्य आई थी, इसमें अपने 200 मूविंग एवरेज के को उसने ब्रेक नहीं करा, उसके आसपास सपोर्ट लिया। कल के सत्र में वापस से उसने उसको ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें तेजी बन सकती है और यहाँ पे कंडीशनल बाय दूंगा मैं। 445 के ऊपर निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं। ऊपर फिर 460 रुपए का टारगेट बनेंगे, फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ पे। थोड़ा सा वोलेटिलिटी को देख के थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 435 रुपए का। ठीक है, डन। और इस बीच 2 शेयर और भी है मेरे पास। आपने ग्रैनुलस पे बोल दिया, प्रोड्यूसर साहब स्टैंप लगाते जाइएगा। हाँ, ऐसे पता नहीं चलेगा कि फिर क्या बातचीत हुई है। बहुत सारे लोग कई बार म्यूट पे भी देख रहे होते हैं, वो सिर्फ यही समझ लेंगे कि अच्छा इसकी बात नहीं हुई लग रहा है। तो अभी आप पोजीशंस को होल्ड करके रखो। रत्नेश जी, जरा कैंपस फुटवेयर के नाम से कंपनी है, जरा वो भी चेक करो तो। कैंपस के नाम से, CAMPUS। कैंपस आप देखेंगे डिम्पी जी, तो थोड़ा सा इसमें काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था। अभी हालांकि 1-2 दिन में थोड़ा सा इसमें कुछ अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली। बॉटम लेवल पे एक 200 मूविंग एवरेज का की सपोर्ट ले रहा है ये, पर बहुत बड़ी तेजी तो नहीं दिखती मुझे। पर ये है कि कोई टेक्निकल बाउंस के लिए प्ले करना चाहता है 270 रुपए के स्टॉप लॉस से बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे सकता मैं। अभी 300 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले करा जा सकता है। एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, रत्नेश जी जरा आप भी इसको चेक कीजिएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाटा इंडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है और यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम ज़रूर बन सकता है। एक बार आप जरा देखिएगा, ये शेयर चला हुआ नहीं है, सामने खड़े हैं इसके मार्केट के अंदर अब पोजिशनिंग। तो एक बार ज़रा बाटा इंडिया को चेक कर लो आप। मैं अपनी स्क्रीन से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। बाटा इंडिया थोड़ा लोड नहीं हो रहा, लेकिन आप एक बार ज़रा चेक करो सर। बाटा इंडिया में आप देखें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। इसमें काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी 2-4 दिन ट्रेडिंग सेशन पहले इसमें काफी एक वॉल्यूम एक्टिविटी लोअर लेवल पे दिखाई दी थी, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन
बोल सकते हैं, पर इसमें अभी किसी तरह का जो रिवर्सल नहीं है कि बड़ी तेज़ी इसमें हो सके या पोजिशनल बेट लिया जा सके, पर हाँ, टेक्निकल बाउंस के लिए ज़रूर एक प्ले लिया जा सकता है क्योंकि लोअर लेयर पे वॉल्यूम एक्टिविटी दिखाई दी है। तो एक जो टेक्निकल बाउंस के लिए प्ले करना ₹1380 का स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ी टारगेट नहीं, अभी जो टारगेट बन सकता है वो 1480 ₹1480 का। ठीक है, तो ये आप देखेंगे बाटा का चार्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखिए बाय के है और एक पुल बैक का ट्रेड भी है। हम 13-13.50 के आसपास इसको नोटिस करवा रहे हैं। सामने मॉनसून खड़ा है, कंजम्पशन का ये प्ले ये भी है। ऐसा नहीं कि लिकर ही है कंजम्पशन का प्ले, तो बाटा भी तो कंजम्पशन का ही प्ले है ना। कैंपस भी तो कंजम्पशन का ही प्ले है। तो अगर कैंपस 6% चल सकता है तो फिर बाटा क्यों नहीं चल सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, आप इसके चार्ट आप देख लीजिए, आपको जो हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ये एक ना कमज़ोर कड़ी वाला शेयर है। पहले टूटा, पुल बैक आया, फिर से कमज़ोर हो गया और इसने अपने स्ट्रॉन्ग बेस को, और आप ये बात बेस चेक करेंगे, मार्च टू मार्च का बेस है। ये मार्च 2023 है और ये मार्च 2024 है। पूरे एक साल बाद सेम जगह पर आया, लेकिन उसको फाइनली ब्रेक कर दिया। लेकिन लास्ट में ये जो 3 सर्कल्स आप देख पा रहे हैं ना, ये डेट इज़ कॉल्ड अ बॉटम फॉर्मेशन। धीरे धीरे करके बॉटम बना रहा है। 50 दिन की एवरेज पार कर ली, 200 दिन को चेज करेगा, थोड़ा और चल सकता है। इसलिए बाटा इंडिया पे ध्यान रखिएगा। है कमज़ोर शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बॉटम बना के कितना चलेगा किसी को भी नहीं पता होता। तो बॉटम बन गया, यही आपके लिए बहुत है। तो आप धीरे धीरे करके शेयर के अंदर उतर के आ सकते हैं। किरण जी, रत्नेश जी ने जो बात बोली है, इसलिए हमने बाय का स्टैंप लगवाया है। पूजा, आपके पास सवाल? तो ये है नज़रिया बाटा पर और अच्छा लग रहा है चार्ट्स, यहाँ पर तेज़ी करके आप चल सकते हैं। इस बीच खबरों पर अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर जो स्टॉक्स है उसमें आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फोकस में हैं। सिटी की कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं तो उस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। गेल, आईजीएल, एमजीएल जैसे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आज सिटी को। किरण जी, क्या सलाह होगी आपकी? कोई ट्रेड लेना चाहिए इनमें से कहीं पर, गेल पे, आईजीएल या एमजीएल पर? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कैसी लग रही हैं आपको? सो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, लेकिन ब्रेकआउट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो एज़ ऑफ नाउ जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, कहीं न कहीं आईजीएल एक लुक्रेटिव स्टॉक है क्योंकि रिसेंटली जो रैली आई थी उसमें भी उसने परफॉर्मेंस तो दी नहीं थी। एज़ ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो 100 डेज़ 200 डेज़ मूविंग एवरेज के क्लस्टर के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं न कहीं जिस जो गिरावट थी या तो मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी थी, उसमें ये स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं है। तो एक यहाँ से अगर ओवरऑल स्टॉक में तो मार्केट के अंदर अगर तेज़ी आएगी तो चांसेस है कि यहाँ पे एक लुक्रेटिवनेस दिख रही है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही भी है। तो स्टॉक एक रेंज के अंदर है और लोअर रेंज के बैंड के आसपास अवेलेबल है। 100 डेज़ 200 डेज़ मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो एक लो रिस्क ट्रेड डेफिनिटली बन सकता है एजीएल के अंदर। 445 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएँगे। नीचे में हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 420 का रखना है। अगर 420 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो चांस है ऊपर में 480 490 तक की एक रैली शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। तो आईजीएल कहीं न कहीं एक बार के लिए 420 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं बिकॉज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। ये अच्छा लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो इस पर नज़र रखिए। अ, रत्नेश जी, मेटल स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? हमने देखा मार्केट में उतार चढ़ाव तो था, जब था तो ये ही शेयर्स काफ़ी ज़्यादा टूटे और जब रिकवरी आई कल के दिन हमने देखा तो मेटल स्टॉक्स ही लीड कर रहे थे। कल 5% ऊपर ये इंडेक्स बंद हुआ। अभी भी क्या मौके दिख रहे हैं आपको? आगे की चाल कैसे रह सकती है? थोड़ा कंसोलिडेशन में जाएंगे? क्या नज़रिया बन रहा है आपका मेटल स्पेस पर? नहीं, मेटल स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि मेटल स्टॉक्स कहीं न कहीं वापस से इसमें परफ़ॉर्म करेंगे और कहीं न कहीं बाज़ार में वापस लीड करते दिखेंगे, तो हमको इसमें जो स्टॉक्स पकड़ने पड़ेंगे, तो आउट परफ़ॉर्मिंग स्टॉक्स पकड़ने पड़ेंगे, जो पूरे सेक्टर को, मार्केट को आउट परफ़ॉर्म करेंगे। तो उसमें जो मेरा एक पिक रहेगा, वो सबसे पहले रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें एक आउट परफ़ॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा। तो टाटा स्टील भले ही थोड़ा स्लो मूवर है, पर मुझे ऐसा लगता है इसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली हमको वापस से नया हाई देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो बनता है, वो पास का स्टॉप लॉस बनता है 160 का, और ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं यहाँ पे 185 से 200 तक के टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील में, सॉरी, टाटा स्टील में बन सकते हैं। ठीक है, तो टाटा स्टील पे आपको रखनी है नज़र। कल की 6.5% की तेज़ी थी और जब बजट डे में माफ़ कीजिएगा, जब इलेक्शन वर्डिक्ट डे पे गिरावट हो रही थी तब हमने अपने एक्सपर्ट से भी राय ली थी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पे मार्केट का पूरा रुझान है, फ्लेवर ऑफ द मार्केट है, उनमें क्या इन निचले स्तरों पे खरीदारी करनी चाहिए। तो उनकी सलाह भी
हाँ की तरफ ही थी और देखिए अच्छी तरीके से रीबाउंड भी करते हुए दिखे। पर आज एचडीएफसी बैंक पे भी नज़र रहेगी क्योंकि यहाँ पे यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उनको लगता है कि इंडेक्स का जो वेट है वो इंक्रीज हो सकता है एमएससीआई के अगस्त रिव्यू में। एक पॉजिटिव खबर है एचडीएफसी बैंक के लिए। और अवनी, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि कल भी एक शानदार 4.5% की तेजी इसमें हमने ऑलरेडी देखी है। जी, तो एक डिस्क्लेमर, ये एचडीएफसी बैंक हमने क्लाइंट्स के लिए भी इनिशिएट किया हुआ है, कल ही के दिन में इनिशिएट किया हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो मेरा मानना ये है कि अगर एफआईआईज अभी एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट्स पे है, अगर उनको फिर से मार्केट में आना है तो मैक्सिमम इनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बीएफएसआई स्पेस में होगा। और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी को भी चलनी है तो जो हैवी वेट है उसको चलना ही है। एंड टेक्निकली भी इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 2 दिन की गिरावट को आप एक थोड़ा सा साइड में अगर रख ले, क्योंकि ये तो अनयूजुअल मूव था। उसके बाद में जो रिकवरी हमें दिखी है बहुत अच्छी है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा है फ्यूचर्स में भी, एंड कॉल्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। सो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में जो एक गैप ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था 17 जैन 24 में, वो गैप फिल करने ऊपर आ सकता है स्टॉक। तो 1650 तक ये चलने की उम्मीद है। धीरे धीरे चलेगा, एक साथ नहीं चलेगा, लेकिन ये 1625 तक आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हमें दिख सकता है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे रखनी है नज़र। कुछ लेवल्स भी अवनी ने हाईलाइट किया और डिस्क्लेमर भी दिया। पर इस नई सरकार बनने के बाद एक जो थीम चल रही है वो रूरल की थीम है। अब लग रहा है कि जो बजट के मेजर्स आ सकते हैं या फिर सरकार की जो पॉलिसीज़ हो सकती है वो थोड़ी पॉपुलिस्ट साइड हो सकती हैं। इसीलिए हमने देखा कि रूरल रिलेटेड जितनी भी थीम्स हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो, ऑटोज़ हो, इनमें ज़बरदस्त जोश है। पर आज जेफरीज का मानना है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी आप नज़र रखें, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर जो है कई सारे इनिशिएटिव्स आ सकते हैं नई सरकार की तरफ से। होम फर्स्ट और आवास जो है इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं, ऐसा जेफरीज का मानना है। तो ये एक सेक्टर भी है जहां पे आपको रखनी है नज़र। और किरण, एक बार आपसे समझना चाहेंगे एटलीस्ट ये 2 काउंटर्स पे तो आप बताइए कि कौन सा बेहतर लग रहा है आपको चार्ट्स पे, होम फर्स्ट और आवास फाइनेंशियल्स। सो होम फर्स्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह के चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। दिखा था कि एक मल्टीपल जो सपोर्ट है 810 820 के, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कंडीशनल बाय रहेगा जब तक 820 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, जो उसकी 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। अगर 820 का लेवल क्रॉस करता है तो ही यहाँ पे कुछ ना कुछ हम एक खरीदारी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। 820 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग कीजिए 800 के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो होम फर्स्ट फाइनेंस है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आवास फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर में 670 तक गया था, वापस 550 के आसपास आया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार के लिए आप बाई कर सकते हो। हाई वोल्टेज स्टॉक है, इसलिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 1480 का बन रहा है। जब तक 1480 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऊपर में 1680 1690 तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश है। सो आवास फाइनेंस और होम फॉर फाइनेंस में अगर चॉइस करना है तो आवास फाइनेंस वुड लुक गुड। कई जगह आपको गिफ्ट निफ्टी अलग अलग तरीके से दिख रही होगी, लेकिन अगर आप इम्पाइल्ड और आप फ्यूचर्स दोनों के अलग अलग चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये हमारे निफ्टी के अंदर भी होता है, इम्पाइल्ड भी होती है, हमारी फ्यूचर्स भी होती है। तो दोनों के अंदर लेवल्स अलग अलग आ रहे हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप कुल मिला के ये मान के चलेगा कि यहाँ पर 460 पॉइंट हम ऊपर खोलने जा रहे हैं मार्केट को, इस तरह कुछ नहीं। संजीव बसीन हमारे साथ जुड़ गए, आइए करते हैं उनका स्वागत। बसीन साहब, आप कितनी बार बधाई लेना चाहते हो बताइए। कल ABFRL धूम मचा दी। आपने तो चलने से पहले ही बताया और आपने अखाड़े में भी बताया, चुनावी अखाड़े में। मैंने आपसे पूछा भी था कि सर इस चुनावी के अखाड़े के अंदर क्या एक शेयर ऐसा बता सकते हो जो चुनाव प्रूफ होगा और बढ़िया रिटर्न देगा, और आपने डंके की चोट पे ABFRL कहा। फिर आप बताना नहीं चाहते थे आइडिया, लेकिन मैंने आपसे आइडिया के बारे में भी पूछा तो आपने आइडिया के बारे में भी कहा। तो पहले तो आपको ABFRL की बहुत बहुत बधाई, आइडिया की बहुत बहुत बधाई। चुनावी अखाड़े में आपने ज़ोर से तरीके से अपनी बात रखी थी। सर ज़रा बताइए अब क्या करना है ABFRL और आइडिया पे। अच्छा सर, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे शायद थोड़ा, तभी वो बार बार विंडोज़ में इस तरह से बनना था। अच्छा जैसे कनेक्ट हो गया ना वापस से लेके आना। ABFRL देखो कल 14% चला, वोडाफोन आइडिया कल 12% के आसपास चला। तो आप ना अच्छे शेयर्स पकड़ के रखिए मार्केट के अंदर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार के अंदर
चले, बाजार टूटे, तो आप उस डायरेक्शन में थे नहीं। आपके अगर अच्छे शेयर पड़े हुए हैं तो फिर काम हो सकता है। संजीव सर, आवाज़ आ रही है ना आपको? अब तो अच्छे से हाँ जी, आवाज़ आ हाँ रही जी, है? आ रही है डिम्पी जी। गुड मॉर्निंग। सर कितनी बार सर गुड मॉर्निंग सर, ABFRL की कैसे बधाई दें आपको बताइए? गुलदस्ता भिजवाएं, मिठाई का डिब्बा भिजवाएं, कैसे करें? आप जैसे कहोगे वैसे कर देते हैं सर। और दूसरा वोडाफोन आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त। सर पता है आप अगले चुनावी अखाड़े में थे, हफ्ते आऊंगा आपको तो मुंबई याद ही तो होगा। अगले हफ्ते मुंबई आऊंगा तो वड़ा पाव और चाय आपके सृष्टि और पूजा के साथ और सेलिब्रेट करेंगे। अरे चलिए ठीक है आप सर, ये ये फिक्स है देखो, हमारी तरफ से। हम ये देखो आप इन्वेस्टर जो ईटी स्वदेश देख रहे हैं, रोज मुझे फोन करता है। मेरे को 10 फोन आए जब मार्केट घटी, 10 नहीं 20 हाँ फोन आए। सर क्या लिया जाए, और वो भी छोटे शहरों से। मुंबई से कोई नहीं फोन करता, मुंबई वाले बहुत सियाने हैं। लेकिन बाहर छोटे शहरों से फोन आए, उनको यही कहा ABFRL और आइडिया ले लेना, पैसा ही पैसा है। और कल भगवान ने देख लिया, 17% एक बढ़ा, 15% इसे कहते हैं ईटी स्वदेश, इसे कहते हैं संजीव भसीन, और इसे कहते हैं डिम्पी, सृष्टि और पूजा। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बढ़िया। सर ये तो आ गया प्रॉफिट, जरा इनके बारे में और भी बता दीजिए, अभी क्या करना, भी और चलेंगे क्या ये? और फिर नए शेयर्स भी दे दो अपने सर। देखो डिम्पी जी, पहली बात तो ये है, मार्केट में मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म टॉप जरूर बन गया है, लेकिन ट्रेडिंग रैलीज आएंगी और जाएंगी। एफआईज अभी भी थोड़ा सा फेर बदल देखेंगी। आपने कल देखा, आपको लीवर 2200 रुपए पे कहता था, मेरे को भी नहीं पता था 2700 इतनी जल्दी होएगा। कुछ कहेंगे कि एफएमसीजी महंगा है, कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है रूरल इनकम बढ़ेंगी। मेरा टॉप पिक वहां बाटा है, जो बाटा मेरे को आउट परफॉर्म करेगा। आई एम ऑल्सो बुलिश ऑन मैरिको एंड नेस्ले, बट वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखिए मुझे अभी भी लगता है मार्केट में मोमेंटम है, लेकिन मे बी इंडेक्स थोड़ा सा रेंज हो। अब मैं आपको 3 इंडेक्स के स्टॉक्स बताऊंगा जो मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। ABFRL और आइडिया तो अभी शुरुआत है, अभी तो बैठे रहिए, आपको बहुत अच्छा टाइम आएगा इसमें। मगर डोंट गेट पर्टर्ब बाय लिटिल वॉलेटिलिटी। न्यू हाई जो मार रहे हैं आइडिया में, तो 18 के ऊपर ही चाल आएगी। आज 5G की ऑप्शन आ रही है न्यू वाली, और उनका जो 5G में एक्सपेंशन है वो बहुत स्ट्रांग है। साथ में AGR ड्यूज में अगर उनको जो एक्सपेक्टेड है रिलीफ मिल गया तो आइसिंग ऑन द केक है। लेकिन डिम्पी जी आज आप देखिए, HDFC लाइफ ने 3 लाख करोड़ ऑन AUM क्रॉस कर दिया। अब ये तो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड विद दैट देयर इज यूलिप इंश्योरेंस लाइफ। मुझे लगता है ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स है। आप सब पूछते हैं भाई 5 साल का शेयर बताइए, 5 साल का नहीं 30 साल का शेयर बता रहा हूं। ऐसे पेडिग्री इंश्योरेंस कंपनीज आपको मिलेंगे नहीं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने सबसे ज्यादा अपनी लेगेसी में वो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में कमाया, बिकॉज ही सेज ये एक ऐसा बिजनेस है जो यूनिवर्सल है। एक सजेशन है 600-620 का टारगेट आना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया वैल्यू पिक है। दूसरा है कोल इंडिया। आज फिर मर्चेंट पावर प्राइसेस हैव गॉन अप। आईएक्स ने कहा रिकॉर्ड टर्नओवर हुई है इन द मंथ ऑफ मई। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उनका जो मर्चेंट सेल है 30% कोल इंडिया का, वो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। इस क्वार्टर में थर्मल पावर में, थर्मल कोल में रिकॉर्ड नंबर आएंगे। कोल इंडिया 515 का टारगेट, 440 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे क्यों है? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल। देखिए मुझे लगता है स्टील प्राइसेस आर हेडेड अपवर्ड्स, डॉलर इज वीक, चाइना इज कमिंग बैक, सेल इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। 160-65 का टारगेट है, 136 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाई तरीके से यहाँ पर कॉल्स बताई गई हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से है, फिर एक कोल इंडिया, और उसके अलावा मेटल स्टॉक्स पर भी आप नज़र रखिए। हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे इस पर, तो सेल भी एक अच्छा काउंटर है, इस पर भी आप नज़र रखिए। संजीव जी, एक सवाल और होगा। आपने आदित्य बिरला फैशन पर तो सलाह दी थी और काफ़ी हिट कॉल भी रही है, कंजम्पशन स्पेस से, कंज्यूमर शेयर से, क्योंकि अब ये थीम है जो आगे बोला जा रहा है कि अब यहाँ से चलना शुरू होगी। कोई स्टॉक, कोई स्पेस, कुछ अच्छा लग रहा है आपको जिसमें कि अभी भी वैल्यूएशन वाइज आपको रिस्क रिवॉर्ड बेहतर दिखाई दे रहा है? हाँ तो पूजा, मैंने 2200 रुपए पे बहुत जोर से कहा था लीवर जाएगा 2700 रुपए, वो हो भी गया है ये तो। लेकिन अभी भी मुझे मैरिको नेस्लो की बास्केट अच्छी लगती है, लेकिन मेरा आउट परफॉर्मर वहां बाटा है। देखिए रूरल इनकम जैसे बढ़ेंगी बरसात के साथ, फुटवेयर इज यूनिवर्सल, और सब जाएंगे फॉर अ ब्रांडेड प्ले। ब्रांडेड प्ले में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है बाटा, उसने सारी अपनी जो सेल्स है, आउटलेट तो सही है लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखी है, कॉस्ट भी बचती है। और बाटा इज वन स्टॉक जो यहाँ से मुझे 2000 का भाव दिखता है।
और मैं कहता हूँ हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसने काफी अच्छी करेक्शन देख ली, लेकिन ऑन द बैक ऑफ रूरल इनकम्स, ऑन द बैक ऑफ फुटवेयर एंड ऑन द बैक ऑफ द ब्रांड, ये एक शेयर आउट परफॉर्मर हो सकता है। ओके, तो बाटा इंडिया अब बिल्कुल मेरा तो ये मानना है कि जब कंसेंसस एक स्टॉक को लेकर निकल कर आने लगते हैं, उस स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र रखिए। अब ये स्टॉक बाटा देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले निम्पी आप भी हाईलाइट कर रहे थे, इस पर हमने सलाह भी ली थी कि अब ये चलना शुरू होगा, बॉटम पर आ चुका है, अभी कुछ देर पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसको हमने हाईलाइट किया था। और भसीन सर की भी मुहर लग चुकी है कि फंडामेंटली भी अच्छा नज़र आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इस पर आप ज़रूर नज़र रखिए बाटा पर। सृष्टि बताइए। ओके, जी हाँ, बाटा इंडिया पे नज़र रहेगी। मैं भसीन जी, क्योंकि कुछ पीएसयू काउंटर्स आपके रेडार पे ज़रूर थे, सेल और कोल इंडिया पे आपने कॉल दी, पर आज फिर से एक रिपोर्ट का मेंशन करना चाहूँगी सीएलएसए की, क्योंकि हाल फिलहाल कई सारे पीएसयूज जो हैं ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुए हैं, पर सीएलएसए कह रहे हैं कि जो केपेक्स थीम को लेकर फिर से अब नज़रिया पॉजिटिव रखना चाहिए। सरकार का जो 100 डे एजेंडा है उसको लेकर कई सारा एक्शन आ सकता है। क्या केपेक्स थीम से रिलेटेड कुछ काउंटर्स जैसे कि बीएचईएल, इन सबसे अभी दूर रहना चाहिए, वॉलेटिलिटी यहाँ पे रह सकती है, या फिर कुछ टॉपिक्स रहेंगी जहाँ पे निचले स्तरों में बाइंग की भी रणनीति अपना सकते हैं? देखिए, दो शेयर कहूंगा। एक तो लार्सन एंड टूब्रो, वो तो कोई भी आए कैपेक्स में, जिस तरह से उसका हाइड्रोकार्बन और इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग में प्रेजेंस है, उसका यही रिवर्सिबल है। दूसरा एक छोटा शेयर कहूंगा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। अब आपको और बता दूं, शरद पवार जी वापस आ गए हैं, और जो लवासा में जो उनकी उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन व्हीकल बना दी है, एचसीसी में उनका काफी स्टेक समझा जाता है। और मुझे लगता है एचसीसी जिस तरह से न्यू अवतार में आया है, they have 38% share of all power, hydro, nuclear, सब कॉन्ट्रैक्ट। आपके जितने ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वो एचसीसी है। पार एक्सेलेंट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। ओवरलैप था जो उन्होंने एसपीबी 6,500 की बना दी फॉर लवासा। लेकिन अगर सरकार, जैसे मैंने कहा आपको, पॉलिटिकली ये महाराष्ट्र में जो चेंज आया है, ये बहुत पॉजिटिव है। अगर कोई डार्क हॉर्स है तो एचसीसी है। कंस्ट्रक्शन कैपेक्स प्ले भी है और एग्जीक्यूशन में भी है। ये शेयर यहाँ से 70 रुपए भी हो जाए इस साल में, तो मुझे कोई दो अचंबा नहीं होगा। शुक्रिया भसीन जी अपनी केपेक्स थीम से रिलेटेड टॉपिक्स बताने के लिए। तो दिग्गज एलएनटी यहाँ पे आपको नजर रखनी है, साथ ही एचसीसी भी उनके टॉप कॉल्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जानने का समय हो गया है कि कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट 9 बजे के नवरत्न शेयर्स का। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा बीएचईएल। यहाँ पे इनको 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है अदानी पावर से। ऑफकोर्स पहला ऑर्डर 3500 करोड़ का अदानी पावर का आया, और दूसरा जो ऑर्डर है 3500 करोड़ का, वो उनके होली ओन्ड आर्म्ड मिर्ज़ापुर इलेक्ट्रिसिटी से आया है। यहाँ पे वो सप्लाई करेंगे इक्विपमेंट और सेटिंग अप करेंगे पावर प्लांट का। दूसरा स्टॉक रहेगा भगीरथा केमिकल्स, स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन कल ट्रेडिंग में हमने देखा अपर सर्किट 20% का था। यहाँ पे इस इन्वेस्टर आर.के. दमानी ने जो है लगभग 4% स्टेक की एक्विजिशन की है। इसके अलावा इंडिया एनर्जी एक्सचेंज भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे अगर इनके ऑपरेशनल आंकड़ों की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और जो हमारा चौथा स्टॉक रहेगा वो रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे उनकी जेवी हुई है बिरला एस्टेट्स की बालबाट इंडिया के साथ, जहाँ पे वो गुरुग्राम में लग्जरी प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल उस पर वो फोकस करेंगे। और इसका रेवेन्यू पोटेंशियल देखें तो 5,000 करोड़ रुपये का आ रहा है। हमारा पांचवा स्टॉक रहेगा टोरेंट फार्मा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया टाकेडा फार्मा के साथ, और यहाँ पे वो कमर्शियलाइज करेंगे आपकी गैस्ट्रो इंसिटेनियल ड्रग को। जी भी आज फोकस में रहने वाला है। आज अहम बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे वो फंड रेज की जो है विचार करने वाले हैं, और चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ा सकते हैं और मार्की इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पे इंटरेस्ट बन सकता है। वेदांता भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे ईटी की रिपोर्ट आई है कि एसबीआई ने अपनी जो है मंजूरी दे दी है वेदांता की डीमर्जर प्लान की। और याद रखिए जो डीमर्जर है $20 बिलियन का होने वाला, और 6 अलग अलग बिजनेस में जो है बटेगा, लेकिन सारे शेयर होल्डर्स को 1:1 का रेशियो मिलेगा। सारे लेंडर्स भी मोस्टली ये प्रपोजल अप्रूव कर दिए हैं, चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं। और जो इनके लेंडर्स इंक्लूड करते हैं नाम, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक बैंक। हमारा आठवां स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक फोकस में रहेगा। यूबीएस की रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि जो इंडेक्स में, जो एमएससीआई की जो इंडेक्स की अगस्त में चेंजेस आएगी, वहाँ पे एक इन्फ्लोज देखने मिल सकता है। एक्सपेक्टेड
फ्लोज लगभग 3 से लेकर 6 बिलियन डॉलर तक देखने मिल सकता है। हमारा आखिरी स्टॉक वो हमारा खबर का सेगमेंट होता है, वो अगर उस पर फोकस करें तो 361 वैम यानी कि वेल्थ एसेट मैनेजमेंट की जो कंपनी है 361, यहाँ पे कंपनी एक नई बिजनेस लाइन लॉन्च कर सकती है जून के महीने में। और यहाँ पे चैनल चेक सजेस्ट करेगी जो बिजनेस लाइन होगी ये HNI सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। और इंक्वायरीज़ भी स्पेशली जो ग्लोबल फैमिली ऑफिसेज होते हैं दुबई और सिंगापुर में, हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी इंक्रीज़ आया है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 4 साल से इस कंपनी के जो पैट के CAGR है वो 40% रहा है, तो इस ऑफकोर्स स्टॉक में जो है वैल्यूएशन प्रीमियम भी कमांड करती है। तो आज का यही खबर है कि 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट में जो है नई HNI बिजनेस लाइन आने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद, ये सारे के सारे खबर वाले शेयर्स भी बताने के लिए और अलग अलग शेयर्स जो थे नवरत्न के पार्ट बने वो भी बताने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 2 मेहमान मेरे साथ और जुड़ चुके हैं, मयूरेश जोशी हैं जिनसे हम करेंगे बातचीत, साथ ही साथ प्रशांत सावंत है जिनसे हमारी बातचीत होगी, थोड़ा टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के हमको और स्टॉक्स बताएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कुछ बोरा भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रही है, कुछ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। मयूरेश भाई आपसे शुरू कर रहा हूँ, हालांकि मैं शेयर दूसरी बार पूछ रहा हूँ कार्यक्रम में, लेकिन आपसे पूछना ज़रूरी था इसलिए पूछ रहा हूँ दूसरी बार। वो है सर जी एंटरटेनमेंट, आपको पता है बेस बन चुका है, आज खबर है कि बोर्ड की इनकी बैठक होने जा रही है, कुछ रकम जुटाएंगे। सर मार्केट में ना अलग अलग वॉइसेस में आपके कान में भी बहुत सारी खबरें आ रही होंगी, प्राइस भी बॉटम बने हुए लग रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है, रिजल्ट्स भी ठीक आए थे। जरा आपका कैलकुलेशन सही है सर जी एंटरटेनमेंट पे, जिनके पास है वो बना के रखें और जिनके पास नहीं है उनका रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक है, थोड़ा बहुत ले लें क्या? मॉर्निंग डिम्पी। नहीं, दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक, आई थिंक जैसे फंड रेजिंग की आप बात कर रहे हैं, शायद वो मार्केट पॉजिटिवली ले एंड द मार्केट्स हैव डन दैट इन द पास्ट फ्यू डेज। और दूसरी चीज इन 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 द सेंस ऑफ क्या हो सकता है बिजनेस वैल्यूएशन के हिसाब से, अज्यूमिंग देयर सब्सक्राइबर बेस एट दिस जंक्चर, लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफी ठीक ठाक है। तो अगर एक अग्रेसिव ट्रेडर स्ट्रोक इन्वेस्टर है तो शायद जी पे कॉल लिया जा सकता है। ठीक है मयूरेश सर, आज आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है? नहीं, I'm a little feverish right now. ओह ठीक है, तो आप इतनी मेहनत ना कीजिए सर हमारे लिए, आपका इज्जत आपका प्यार, आपने आपके स्क्रीन पे आके बैठे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको कैसे थैंक यू करूं सर, एक कार्ड भेजूं आपके लिए, एक कार्ड भेजता हूं आपको, मेरे को आप एड्रेस व्हाट्सअप कर देना सर, एक थैंक यू वाला मैं कार्ड आपको भेजता हूं। देखिए अरे मेहमानों सर, का ना मैं इसलिए शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आप नहीं होंगे ना तो हम नहीं हैं, आपके बिना तो हम है ही नहीं ना, हम क्या बोलेंगे हम क्या पूछेंगे, हमारा तो अल्प ज्ञान है, हम तो जो भी चीज़ होती है आपसे पूछ लेते हैं, कन्फर्मेशन मिल जाता है, मेहमानों से हेल्प हो जाती है तो व्यूअर्स का काम बन जाता है, हम तो एक तो माध्यम जैसे रह गए। डिम्पी जी लेकिन आपके आपके इंटेलिजेंस मिठास, बहुत जो काम आपके किया शब्द और मैं होते हैं ना सभी मिठास मेहमानों को वाले, बोलूँगा। उससे डिम्पी जी आपके जो मिठास वाले शब्द होते हैं ना, उससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारा भी दिन बना दिया और मैं भगवान से जल्दी प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि आपने जैसे आपने बोला ना मेरे को उसी से थोड़ा आइडिया लगा, फिर मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मेरे को बता रहे थे कि एक बार जरा सर से पूछ लो, उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। सर आप जब भी आप जाना चाहें ना आप जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अगर आपको अभी भी जाना है तो भले आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब प्रशांत सावंत के पास मैं चलता हूँ, उनकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, 4 मिनट रह गए मार्केट खोलने से पहले। प्रशांत जी ट्रेडिंग कॉल्स। जी डीपी जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे एक बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट नजर आ रहा है वोल्टास पे, और जो कल की क्लोजिंग है वो बहुत अच्छे वॉल्यूम का है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1400 1410 के जोन में, और 1525 के लिए से लेके कम से कम 1550 इस जोन के लिए एक पोजिशनल ट्रेड ली जा सकती है। वोल्टास आपकी एक ही कॉल रखे ना सर, वोल्टास एक ही रखे प्रशांत जी आज? जी डीपी जी, मैं थोड़ा और मार्केट स्टेबलाइज होने के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी एक अहम रेजिस्टेंस पे है 22,800 ठीक के। है, एक बार उसके ऊपर क्लोज हो जाए तब थोड़ा पोजीशंस बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं बहुत कम पोजीशंस रख रहा हूँ। खुश नमस्ते, आपके सर ट्रेड कौन से हैं? तो डिपे देखिए, हमें लग रहा है कि वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में ये कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन बायस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सो आई वोंट बी सरप्राइज कि मार्केट्स 23,000 को फिर से टेस्ट करें या शायद उनको पार भी कर ले आने वाले कुछ दिनों में। तो बायस यहाँ पे बुलिश ही रख के चलें।
22,100 23,000 का लेवल जो जोन है पूरा वो आप निफ्टी पे ध्यान रख सकते हैं। बाय ऑन डिस्क की रणनीति सही काम कर रही है। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, हमें लग रहा है कि जो पीएसयू का फ्लेवर है ये फिर से रिटर्न होगा। कोई बहुत ज्यादा डैमेज हुआ नहीं है और सरकार की जो कंटिन्यूटी है उसके चलते आई थिंक जो एक ट्रैक आया था ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित होंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक में एसबीआई हमारे रेडार पे है। नियर टर्म में आप देखें तो 815 835 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक स्टॉक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 775 के करीब एक अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। सेकंड स्टॉक है जियो फाइनेंशियल। इस स्टॉक में हम काफी समय से एक डिप का वेट कर रहे थे कि डिप मिले तो फिर से एक्यूमुलेट करें इसको। वो डिप हमें मार्केट ने प्रोवाइड किया है। 355 365 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। 335 के करीब आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों फाइनेंशियल स्पेस से ही हैं, बट दोनों में ही हमें लग रहा है कि अच्छा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है एट दीज लोअर लेवल। बहुत शुक्रिया। कुछ आपने दोनों शेयर्स हमको टाइमली नोटिस करवा दिए। एक तो एसबीआई है, ये फ्रंट लाइन शेयर्स है, और थोड़ा जियो फाइनेंशियल है, ये टिपिकली इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। आप इन दोनों शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। और वैसे भी थोड़ा स्टेबिलिटी वाले शेयर्स आपको स्क्रीन पर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ के दोनों ट्रेड हो गया। मार्केट खुलने में सिर्फ 1 मिनट का समय रह गया है। इस बीच आप निफ्टी के लेवल जो हुए हैं फ्रीज जरा वो दिखा दीजिए। 178 पॉइंट ऊपर है। असल में इम्पाइल्ड और फ्यूचर वाली निफ्टी के दोनों के लेवल्स अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए कैलकुलेशंस के बार फ्यूचर्स पे होते हैं, कई बार इम्पाइल्ड भी होती है। तो आप ये दोनों लेवल्स अलग अलग है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी के भी। ठीक, तो ये पॉइंट आपके सामने 178 पॉइंट। दूसरा पॉइंट 22,800 एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो 798 पे तो खुल ही रहे हैं, यानी कि हम रेजिस्टेंस के दरवाजे पे ही खुल रहे हैं। या तो पार होगा तो 200 पॉइंट और जोड़ेगा, फिर 23,000 भी दिखाएगा। पार नहीं हुआ तो यहाँ से रोकेगा भी। मेरा ऐसा मानना है कि पहले 10-15 मिनट चेक कर लेंगे पार होता भी है कि नहीं होता। अच्छा बोले सर आपके चेक करने में लेवल छूट गए तो फिर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा, 100-150 पॉइंट ही तो छूट जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? 23,000 का फिर से रेजिस्टेंस है। तो आप 100-150 पॉइंट के लिए ज़्यादा उकसाओ मत, कहीं पता लगे आप टॉप पे ही रुके हुए हो, फिर बाद में पूरा बाजार थोड़ा नीचे आ रहा है, आप वहीं बैठे फिर भगवान से प्रार्थनाएं हो रही है। ठीक, तो थोड़ा रुक जाइएगा 10-15 मिनट के लिए, फिर देखते हैं। आते जरा बैंक निफ्टी के जल्दी से लेवल दिखाओ स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी भी आपको वैसे ही करना है। ये अगर जितने बड़े गैप के साथ खुल रहा है, इसमें हर 500 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप बैंक निफ्टी में भी वैसे ही ट्रेड करो। हर 500 पॉइंट के गैप के बाद एक रेजिस्टेंस समझ के चलो कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक, तो सेंसेक्स तो करीब का 700 पॉइंट ऊपर है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने लायक चीज़ नहीं बची। आगे बढ़े। आज जो तेज़ खुलने वाले हैं शेयर ज़रा वो भी जल्दी स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर आज अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, और फिर एडवांस डिक्लाइन के साथ बाजार खुल जाएगा। आज ओएनजीसी, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, एनटीपीसी, कोल इंडिया ये बढ़कर खुलने जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी है, 1500 शेयर 178 पॉइंट ऊपर। हमने 22,798 ही देखा, उसके बाद दूसरा टिक नहीं दिखा और नीचे आया, इसलिए 22,800 जब तक पार नहीं होता थोड़ा सावधान रखिएगा। और दूसरा सेंसेक्स में भी अब 300 पॉइंट की ही सिर्फ बढ़त रह गई है, 600 पॉइंट मेरे को दिख रहा था। बैंक निफ्टी आपको सिर्फ 64 पॉइंट के ऊपर रह गया, 49,000 ये नीचे आया तो 500 पॉइंट और साफ कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कि बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल भी है, लेकिन ये 49,500 आज इसका टारगेट है, तो 48,500 49,500 ये इसके बीच में आज चर्निंग करेगा। जैसे से ऊपर जाएगा, यानी कि 39,200 के ऊपर टिका रहेगा तो प्रोबेबिलिटी हाई कर देगा, 49,200 के नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी लो कर देगा। बस ऐसा आप समझ के चलना, और आप बहुत ही सावधानी के साथ ट्रेड करना। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है कि मार्केट को कहीं आगे जाना है। मेरा ऐसा मानना है कि आज की पहली चर्निंग के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर देगा। आप थक जाएंगे इंडेक्स देखते देखते, आप लगेगा कल परसों तक तो इतना मूवमेंट चल रहा था, आज एकदम से क्या हो गया बाजार को। आप एक बार जरा दिखा दीजिए स्मॉल और मिड कैप का इंडाइसिस भी, और फिर वो 500 शेयर आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, एचयूएल। ये इसलिए मैं आपको शेयर्स दिखाता हूँ ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि वेटेज वाले शेयरों में एक्चुअली हो क्या रहा है। छोटे मझोले शेयर्स का इंडाइसिस आपकी स्क्रीन पर है, 1.5 से 2% ऊपर है। मार्केट की ब्रेथ भी उतनी खराब नहीं है स्टार्टिंग में, आप देख ही रहे हो 1700 शेयर और 200 शेयर आमने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन लेवल्स की अपनी एक मर्यादा है। लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे। 49,500 के आसपास बैंक निफ्टी अब आने की कर रहा है कोशिश। बैंक निफ्टी 7 तारीख की पॉलिसी को भी चेक करेगा, 0.84 का इसका पुट कॉल रेशियो है, इसलिए अभी शॉर्ट वॉट तो नहीं करें आप। ठीक है, थोड़ा आराम से काम कीजिएगा। देखिए थोड़ा कंजम्पशन वाले शेयर्स में आज हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी। एक बार जो स्क्रीन पे हुए और शेयर बता देता हूँ कौन कौन से आज से शेयर चल रहे हैं स्टार्टिंग में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनटीपीसी दिखाइए स्क्रीन पे, जरा 2% ऊपर है। बड़े शेयरों में एसबीआई ऊपर है, इसके अलावा आपको दिखेगा पावर ग्रिड, ओएनजीसी ऊपर है। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। एक बार ना निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी दिखाओ।
आईटी इंडेक्स में मेरे को काफ़ी उम्मीद है और मेरे को लग रहा है कि आईटी इंडेक्स बाजार को काफ़ी हद तक रोकने में हेल्प करेगा। तो आज एफएमसीजी पीछे हट रहा है, यानी कि 2 दिन का अपना काम करने के बाद बाजार को रोकने के बाद कंसोल। और आपको ध्यान है कल परसों हम यही बात कर रहे थे कि पहले आप स्लो ट्रेन पे चढ़ो फिर फास्ट पे चढ़ना, और कल मार्केट ने यही किया। पहले 1 घंटे में पहले स्लो चली, फिर उसके बाद आपने ज़्यादा स्टेशन पे चेंज किया, फास्ट हो गई, फिर आप जुप करके पहुंची आगे बोरीवली जहाँ भी आपको जाना था। तो कल ऐसे ही मार्केट के अंदर हो। ये आईटी इंडेक्स आज 1.5% ऊपर है, एफएमसीजी नीचे है, और आप बैंक निफ्टी भी देखोगे वो भी उतना तेज नहीं होगा। तो आज आईटी की जो बातचीत हो रही थी, टेक महिंद्रा में को एक ट्रेड दिया था अवनी भट्ट ने, आप जरा उस पर भी ध्यान रखिएगा, वो हमने नोटिस किया था और आपको वो हमने बताया भी है। पीबी फिनटेक की 0.7% का इक्विटी का हाथ बदला, वो अपनी स्क्रीन पर आप वो भी देख पा रहे हैं। रेशियो अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है स्टार्टिंग वाले, वो रेशियो मेंटेन्ड है 1800 शेयर और करीब 200 शेयरों के आसपास की। जो शेयर कमज़ोर खुले हैं जरा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर कमज़ोर है, आपको पता है, ब्रिटानिया पता है, सन फार्मा आपको पता है, एमएनएम भी आज साल के हाई पे ही खुला है, लेकिन उसके बाद अभी ज़्यादा मोमेंटम इसके अंदर नहीं आ रहा। आज उनो मिंडो देखेंगे आप 8% ऊपर दिखेगा, कोचिन शिपयार्ड फिर से ऊपर है, टीटागढ़ फिर से ऊपर है। जैसे सरकार का रास्ता साफ हो रहा है, तो ये सरकार का जो पीएससीज वाला बास्केट है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाला पीएससी इंडेक्स दिखाना, 2 इंडेक्स हैं आपके लिस्टेड, फर्स्ट एक पीएसई, दूसरा पीएसयू। तो पीएसयू जो होता है वो थोड़ा अलग है, पीएसई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखा कीजिएगा। ये वाला पीएससी वाला, तो ये 3% ऊपर है, और आप देखोगे इससे जुड़े हुए बहुत सारे शेयर जो हैं आपकी स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे। आज ये कोचिन शिपयार्ड इसी का ही पार्ट है, भेल इसी का ही पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। बीकाजी ने आज साल का हाई लगा दिया, एबीएफआरएल ने साल का हाई लगा दिया, केएनआर कंस्ट्रक्शन ने साल का हाई लगा दिया, उनो मिंडो ने आज साल का हाई लगा दिया। ये कुछ एक और शेयर्स भी हैं जहां पर आपको वापस मार्केट का मोमेंटम दिख रहा होगा। एडवांस डिक्लाइन खराब नहीं हुआ। एक बार हीट मैप और लेके आ जाइए, फिर हम छोटे मझोले शेयर्स पे चल देंगे और फिर आपके ओपनिंग के सौदे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थोड़े डिफेंसिव पीछे हटे, एग्रेसिव को आगे आने का मौका मिला। एसबीआई आ गया, कुछ बोरा ने भी आपको बताया, कुछ थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर बताया 3% ऊपर दिख रहा है। पावर ग्रिड ऊपर आ गया आज, कोल इंडिया आज भसीन साहब की कॉल में से एक था, 3% ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस कल हमको विवेक जी बता के गए थे, कह रहे थे हमारे एरिया की कंपनी है, सदर्न इंडिया की, तो वो भी आपको आज चलती हुई दिख रही है। और सारे के सारे डिफेंसिव आपको नीचे दिख रहे होंगे अलॉन्ग विद सिप्ला, ये डिफेंसिव शेयर्स के अंदर थोड़ा हाथ बदला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और एक चर्निंग के मैटर में मैं बोलूँगा आईटी कंपनीज भी आएंगी ऊपर। टेक महिंद्रा भी आपको इकलौता शेयर दिख रहा होगा आईटी का, जो आज आपको अवनी भट्ट ने दिया था, करीब 2% ऊपर है। इसलिए मेहमानों को आप जो अभी आप सुन रहे थे ना कि मेहमानों की मैं क्यों तारीफ कर रहा था इतनी, वो इसलिए कर रहा था, नहीं तो क्या इसमें तो इन्फोसिस टीसीएस भी तो आ सकता रहा, लेकिन टेक महिंद्रा ही क्यों आया और अवनी भट्ट ने टेक महिंद्रा ही क्यों चुना। बैंकिंग में तो और भी तो चुने जा सकते रहे, लेकिन कुछ बोरा ने एसबीआई ही क्यों चुना। तो आपको स्क्रीन देख के पता लग जाएगा कि हाँ ये क्यों चुने गए, क्योंकि इन्हीं में सबसे अच्छा मोमेंटम बनने जा रहा है। ठीक, एक बार जरा जी एंटरटेनमेंट और दिखा सकते हैं आप, सिर्फ मेरे को जी एंटरटेनमेंट और देखते हैं कि वहाँ पे इस समय की सिचुएशन क्या है। हालांकि 2-2.5% ऊपर खुला था। एक बार जी एंटरटेनमेंट दिखाइए और उसके बाद फिर हम चलेंगे छोटे मझोले शेयर्स की तरफ और ओपनिंग के सौदे भी आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। जी एंटरटेनमेंट दिखा दीजिए। चलिए, जब तक आप जी एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, जब तक छोटे मझोले शेयर्स का भी रूपरेखा आपको बता रहे हैं। है ओपनिंग ट्रेड में, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। आज खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन नज़र आ रहा है। उनो मिंडा करीब 6% ऊपर है, करार किया है कंपनी ने एक कंपनी के साथ जिसमें कि इन्वर्टर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर करार हुआ है। पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए, इस पर नज़र रखिए। 6% ऊपर ये स्टॉक है। BHEL में बड़ा जो ऑर्डर मिला है 7,000 करोड़ का, हमने आपको हाईलाइट करवाया था कि स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखिए, बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड है। BHEL भी ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल में भी यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, करार किया है कंपनी ने, जिसके चलते 7.5% ऊपर अब ये स्टॉक आ चुका है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स तो आज नीचे डिफेंसिवली नीचे हैं, लेकिन आज वापस से रियल एस्टेट कंपनियां चल रही है। इंफ्रा स्टॉक्स ऊपर हैं, NBCC, हुडको, शोभा डेवलपर्स जैसी कंपनियां आज ऊपर हैं। इंफ्रा स्टॉक्स में IRB इंफ्रा 4.5% ऊपर, प्राज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक इस वक्त ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि खबरों के चलते एक्शन है और काफ़ी ज़्यादा पिट भी चुके थे, तो अब इस स्टॉक में आज हम वापस से एक मोमेंटम देख रहे हैं। नारायण हेल्थ देखिए 7% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है।
आवास फाइनेंशियर्स अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अब यहाँ पर फोकस बढ़ सकता है। आवास फाइनेंशियर्स 6% ऊपर है, NHPC में 5% की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। और डिफेंस कंपनियां कल जो काफ़ी ज़्यादा पिट रही थी, आज वहाँ पर भी रिकवरी आई है। BEL 5%, मजगांव डॉक में 6% की तेज़ी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर देखिए 8% ऊपर ये आ चुका है। कोचिन शिपयार्ड भी 9% आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा पिट चुके थे स्टॉक और कल के जो हम रिकवरी देख रहे थे ये स्टॉक कल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वहाँ पे भी आज हम निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, शुरुआती मोमेंटम नज़र आ रहा है। चलिए ओपनिंग ट्रेड्स के लिए चलते हैं सृष्टि के पास। ठीक है, तो चलिए अब अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि कहाँ पे है उनकी नज़र। हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू करेंगे उनसे कॉल्स लेना ओपनिंग ट्रेड्स में। तो रत्नेश, प्रशांत, कुश, किरण ये हमें टेक्निकल व्यूज़ देंगे। मयूरेश से भी हम कुछ स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। और प्रशांत, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे आ रहे हैं आपके? जी सृष्टि, यहाँ पे मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो होगा LTIM। ये करीबन अगर हम देखें तो 4740 4740 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक बेस बनाने के बाद 20 दिनों के एवरेज पे आया है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 4650 4650 और यहाँ से टारगेट रखेंगे ऊपर करीबन एक गैप है 4870 4870 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो LTI माइंडट्री यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हम देख ही रहे थे और बात भी कर रहे थे कि IT कंपनीज जो हैं एक फोकस में ज़रूर रह सकती हैं। कल भी IT ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ इलेक्शन वर्डिक्ट वाले दिन भी IT में थोड़ी कम गिरावट देखने को मिली और अब इस रीबाउंड में ITs में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। LTI माइंडट्री कॉल आती हुई प्रशांत की तरफ से। पर कुछ आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? SBI ने तो काफ़ी अच्छा मूव दिखाया ओपनिंग में। जी सृष्टि, देखिए ओवरऑल व्यू अगर मैं अभी भी क्विकली समराइज करूं तो मुझे लग रहा है दैट द रिकवरी इन PSU नेम्स विल बी अ लॉट फास्टर देन व्हाट एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग। और हो सकता है कि बाय द टाइम एवरीवन कम्स टू टर्म्स ये गाड़ी शायद मिस हो चुकी हो। इसीलिए एक रीजन था कि मैंने SBI को आपके आपके व्यूवर्स के रेडार पे डाला था। सो बिल्कुल इस स्पेस में आप फिर से री एंटर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल फ्रंट पे वो स्टॉक एक्शन और प्राइस में भी ट्रांसलेट होगी। जहां तक पिक की बात है, अब कह सकते हैं लिटिल स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, बहुत से स्टॉक बहुत शानदार रिकवरी बता रहे हैं। बट जस्ट टू पिक वन, त्रिवेणी टरबाइन, ये हमें अच्छा लग रहा है। हमें काफी समय से अच्छा लग रहा था, काफी बार हमने इसकी चर्चा भी की थी। अब इस करेक्शन के बाद जो रिकवरी हुई है कल आज जो फॉलो थ्रू देख रहे हैं, आई थिंक दिस स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर 585 एंड 600 काइंड ऑफ लेवल्स। तो इसमें आप बिल्कुल चाहे तो एक पॉजिटिव व्यू के साथ ट्रेड ले सकते हैं। 565 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। पोजिशनली हमें लग रहा है कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, बट नियर टर्म में आप 600 के टारगेट के लिए इसको बिल्कुल अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। टरबाइन्स यहाँ पे पहले भी खुश की नज़र आती हुई दिखी है और इनके लिस्ट में ही शामिल था। आज फिर से इस रीबाउंड में जो है पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। 585 के यहाँ पे टारगेट्स रखिए, 565 का स्टॉप लॉस। किरण, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? सो ओवरऑल जिस तरह से हम पोजीशन देख रहे हैं मार्केट की, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो हॉस्पिटल स्टॉक्स है वहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अपोलो हॉस्पिटल हमारे रडार पे रहेगा। रीजन भी अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने 2 दिन से अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। आज हम देखेंगे तो कल के हाई के आसपास ही स्टॉक खुला हुआ है और कल लास्ट 2 दिन से जिस तरह से वॉल्यूम हो रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। 5900 के ऊपर सस्टेन है तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे 5900 के ऊपर जब तक ये स्टॉक सस्टेन है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 5880 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है। अगर 5920 के ऊपर ये 10 बजे तक भी सस्टेन हो जाता है तो चांसेस है सेकंड हाफ में हम 6000 तक की रैली देख सकते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल 5880 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग की सलाह दे रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये स्टॉक आप देखेंगे कि लगभग फ्लैट है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा लाल में भी है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह आ रही है किरण की तरफ से। 6000 रुपए के यहाँ पे टारगेट्स रखने हैं। 5880 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है आपको। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल दिख रहा है किरण के ट्रेड को नज़र रखते हुए। पर रत्नेश, अब आप बताइए कौन से स्टॉक्स आपके फोकस लिस्ट में हैं?
एक्चुअली मैं काफी देर से वेट कर रहा था, मैं नंबर आने का, स्टॉक काफी बढ़ गया। मुझे सेंचुरी टेक्सटाइल में काफी अच्छा एक रिवर्सल नजर आ रहा है। यहाँ पे एक 2005 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे ऐसा लगता है कोई अगर मिड शॉर्ट टर्म के लिए भी लिहाज से होल्ड कर सकता है तो 2100 रुपए के टारगेट यहाँ पे आगे दिख जाएंगे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा रत्नेश, हमें पता नहीं था कि आप एक वेट कर रहे थे, पर जी हाँ, ओपनिंग के बाद ही सेंचुरी टेक्सटाइल अगर आपने पहले भी बताया होता तो काफ़ी अच्छे मूव्स कैच कर सकते थे, पर एकाएक खुलने के बाद ही जो है इस काउंटर में हमने एक अच्छा जंप देखा। और जी हाँ, ये स्टॉक जो है खबरों के लिहाज से भी फोकस में है, क्योंकि ये कंपनी ने बिरला एस्टेट ने जो है बारमिल्ट इंडिया के साथ जो है एक लग्जरी प्रोजेक्ट गुरुग्राम में बनाने के लिए करार किया है, और इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 5,000 करोड़ रुपए है। तो एक बड़ी खबर सेंचुरी टेक्सटाइल्स के लिए, और अच्छे मूव्स जो हैं आते हुए दिख रहे हैं। पर चलिए एक बार फिर से हम बाज़ारों के मूव को देख लें कि कहाँ पे फ़िलहाल जो है इंडेक्स कामकाज कर रहे हैं। तो जी हाँ, ऊपरी स्तरों से थोड़े से करेक्ट ज़रूर हुए हैं। निफ्टी बैंक अभी फ़िलहाल लगभग 150 अंकों की तेज़ी दिखा रहा है, पर निफ्टी 50 भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है। पर सबसे पॉजिटिव जो है आज ब्रेथ ऑफ द मार्केट है। आप देखिए मात्र 200 स्टॉक्स हैं एनएससी में जो कि अभी गिरावट का शिकार हो रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया विक्स भी फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। 5% से ज़्यादा की गिरावट आप इंडिया विक्स में देख रहे हैं। तो बुल्स का जो फ्लेवर है वो अभी तक तो काफ़ी मजबूती के साथ अपने आप को होल्ड कर रहा है। पर अब मयूरेश, क्योंकि हम नहीं चाहते आप, क्योंकि आपकी तबीयत भी ख़राब है, एक बार आईटी स्पेस पे आप अपना नज़रिया दीजिए। क्योंकि मयूरेश, जिस तरीके से इलेक्शन वर्डिक्ट आया, जो कि कंसेंसस थीम्स निकल कर आ रही थी वो रूरल से रिलेटेड प्लेस थे, आईटी कुछ काउंटर्स जो है फोकस में थे, और अब जो है केपेक्स थीम पे भी फिर से थोड़ी सी पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है। पर आईटी के लिए मयूरेश, आपको लगता है कि यहाँ पे सिलेक्ट बेट्स लेने का जो टाइम है वो आ गया है? और हाँ, अगर तो आपके कौन से रहेंगे टॉप बेट्स? तो सृष्टि, अगर हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप, मिड कैप के नतीजे अभी भी आई थिंक ठीक ठाक आए थे, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज आर स्टिल पॉइंटिंग टू रोबस्ट ऑर्डर फ्लोज। जो मार्जिन्स हैं ये भी ठीक ठाक होनी चाहिए, और इसकी वजह से आई थिंक जो एक प्रीमियम वैल्यूएशंस मिल रहे हैं मिड कैप आईटी को, वो शायद बरकरार है बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। हाउएवर आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं, आई थिंक द इंटरनल रिपोर्ट्स दैट वी आर गेटिंग, और जब हम यूएस टीम से हर हफ्ते बात करते हैं, यूएस इकोनॉमी इज लुकिंग वेरी वेरी रेजिलिएंट एट दिस जंक्चर। तो जो यूएस इकोनॉमी के इंटरनल्स हैं ये काफी स्ट्रांग है। रेट कट का सिलसिला यूएस मार्केट्स में शायद बैक एंडेड हो, मे बी विल गेट वन रेट कट एट द एंड ऑफ दिस ईयर, बेस्ट केस सिनेरियो इज 2 रेट कट्स। बट जैसे वो स्टार्ट हो जाता है, जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज है, स्पेसिफिकली आई थिंक बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, इसको एक डेफिनेट बूस्ट मिलता है, और इसके वजह से आई थिंक जो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक दैट शुड बी रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। इसका मतलब यही होता है कि जो ऑर्डर विन्स आएंगी ये रिस्पेक्टिव सेक्टर्स से, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं आईटी क्षेत्र के लिए, जो यूरोपियन जोन है वहाँ पे जो हम एक स्टेबल रिकवरी दिख रही है, तो रीजनल वाइज, जोग्राफिकल एक्सपोजर वाइज, सेक्टोरल एक्सपोजर वाइज एक रिबाउंड आना एक लाजमी लग रहा है इन द सेकंड हाफ, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अच्छे अपॉर्चुनिटीज अगले कुछ हफ्तों में आएंगे। शायद Q1 के कॉन्टेक्स्ट में नंबर्स ठीक ठाक रहें, Q2 में वेज हाइक, सैलरी हाइक्स के वजह से मार्जिन्स पे दबाव आ सकता है, विच एवरीबॉडी नोज। Q3 Q4 में फॉरलॉग्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इवन विद फॉरलॉग्स नंबर शुड रिलेटिवली स्टार्ट स्टैकिंग अप बेटर। तो एट दिस जंक्चर मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप आईटी में जो रिस्क रिवॉर्ड है ये रिलेटिवली बेटर है। आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, HCL टेक जरूर रहने चाहिए, बट आई थिंक यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, इसलिए कुछ स्टॉक्स आपको और भी बता रहे हैं मयूरेश सर। हालांकि आज वो काफ़ी हमारे साथ जद्दोजहद भी कर रहे हैं। मयूरेश सर, बस एक सवाल आपसे और लूँगा, उसके बाद फिर थैंक यू करूँगा आपको। बस एक जाते जाते एक सवाल के बारे में और बता के जाइएगा। ये 165 रुपये का IEX हो गया। अच्छा चलो, ये मैं टेक्निकल वाले से पूछूंगा। 168 का ना, इसमें एक स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस है। आप मेरे को एक दूसरा शेयर पूछता हूँ मैं आपसे, जो मेरे को लग रहा है बिल्कुल आपसे ही पूछना चाहिए। BHL तो नहीं पूछूंगा, ABRFL भी नहीं, मेट्रोपोलिस भी नहीं। एक मिनट मेरे को दीजिए, बस मैं आपके लिए शेयर ढूंढ लूँगा कोई अच्छा सा बढ़िया सा। अशोक लीलैंड, यस ये ठीक आ गया, 3% है सर। सर अशोक लीलैंड पे आप बुलिश हैं क्या? मान लीजिए अब तो देखिए पॉलिसी वाला मामला फिर से चलेगा, फिर से नए कैपेक्स की बात होगी, तो अशोक लीलैंड आपको सही प्लेस्ड लग रहा है यहाँ पे सर?
तो डिपी जी दो चीजें हो रही हैं स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट एमएचसीवी और एलसीवी प्लेयर्स। और अशोक लेलैंड का जो एक प्रेजेंस है ये दोनों सेगमेंट्स में ये काफी अच्छा है। स्पेसिफिकली आई थिंक जो एलसीवी मार्केट है यहाँ पे जो इनके पास प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स और वेरिएंट्स हैं ये ठीक ठाक है। सरकार का आई थिंक जो रुझान है आई थिंक ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट विल कंटिन्यू व्हेन इट कम्स टू केपेक्स इंफ्रा स्पेंडिंग। आज अगर हम टारगेट्स लेके चले इंफ्रा स्पेंडिंग पे जो 200 बिलियन डॉलर्स के हैं दैट शुड एक्चुअली डबल in the next 4 to 5 years. Similarly, I think जो capex पे spending है 9.5 ट्रिलियन रुपीस की वो शायद 11 ट्रिलियन रुपीस के आसपास हो। और इसमें जो एक मिक्सचर है रोड्स रेलवेज हाईवे स्पोर्ट्स आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। तो जो हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं यानी छोटे छोटे कस्बों में गाँवों में अच्छे रास्ते पक्के रास्ते जो एंट्रेंच होंगे जो रिफॉर्म प्रोसेसेस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। आई थिंक एक जो डिमांड आ सकती है टुवर्ड्स एलसीवी as all these elements start happening और जहाँ अशोक लेलैंड का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है इंक्लूडिंग टिपर्स आई थिंक दैट कैन बी अ ह्यूज वॉल्यूम एडिशन गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा आई थिंक एक लल पीरियड से गई है एमएचसीवी इंडस्ट्री एज अ होल फॉर द लास्ट ईयर बट इफ यू probably look at the second half with expectations of very good monsoons expected to come through demand will come back very very strongly और इसके वजह से आई थिंक जो वॉल्यूम्स होंगे सेल्स होंगे along with realizations for both MHCV and LCV should be relatively better compared to the previous years. तो मुझे लगता है I think this industry is probably turning for the better. तो जिनके पास है बिल्कुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आज आप थोड़ा आराम कीजिए सर, वापस आपसे जल्दी मुलाकात होती है। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं सर आपको, बहुत जल्दी ठीक हो जाइए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, 3 टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे अगले कुछ देर के लिए। प्रशांत सावंत है, कुश बोरा हैं और साथ ही रत्नेश जी भी हैं हमारे साथ बने रहेंगे। मार्केट 120 पॉइंट है। देखिए जस्ट खुलने के बाद मैंने आपके सामने एक बात बोली थी कि बाज़ार इतना डल हो जाएगा ना कि आप बोर हो जाएंगे कि यार ऐसे कैसे हो रहा है। एक दिन तो पहले 800 पॉइंट चलता था, आजकल तो ये 100 पॉइंट भी नहीं चल पा रहा है। सेम बैंक निफ्टी के साथ भी आपको हो रहा होगा। ये 49,500 पे आके आकर रेजिस्टेंस को प्रूव कर रहा है कि देखो ये रेजिस्टेंस है मेरा, मैं पार नहीं करूँगा जल्दी जल्दी। बड़ी वजह HDFC बैंक है, पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा आज उसके अंदर। दिखा दो आप HDFC बैंक, आप निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो 250-300 पॉइंट ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं हो। एक और चीज़ आपको ये बात हमने कल भी नोटिस करवाई थी, आज भी नोटिस कराई थी, सुबह सुबह भी नोटिस कराई थी कि इंडिया विक्स और गिरेगा और इंडिया विक्स 15 तक आ जाएगा। ये सब चीज़ें ख़त्म कर रहा है सर, एक एक चीज़ को डिस्काउंट करके उसने उड़ा दिया। इंडिया विक्स ज़रूरी नहीं है कि फियर के लिए ही चेक किया जाता है, इंडिया विक्स आपकी वॉलेटिलिटी और इवेंट की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए भी चेक किया जाता है। ये टिपिकली फियर के साथ साथ एंजाइटी भी होता है, तो एंजाइटी का लेवल ख़त्म हो जाएगा। और मार्केट के अंदर व्यू पॉइंट भले आप बुलिश रखें बीरिश रखें, वो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब आपको वैसे जो 4-4 हज़ार पॉइंट चलता रहा ना बैंक निफ्टी, या 2-2 हज़ार पॉइंट एक दिन में चल जाता रहा, वो ख़त्म हो गया। और सो उसको आप टाटा बाय बाय कर दो, अब नहीं आएगा वो, जब तक अब बजट नहीं आता तब तक नहीं आएगा वो। और सरकार बनना घटना इससे कोई मतलब नहीं है, हाँ ना बने तो अलग मामला, बन जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं कि जहाँ पर आज शुरुआती मोमेंटम अच्छा है। फ्यूचर्स की मैं अपनी शीट खोल रहा हूँ और वहाँ पे कुछ अच्छे शेयर्स चेक करते हैं। अभी एक शेयर था जो मैं सोच रहा था कि टेक्निकल वालों से पता करूँगा, मैं ज़रा वो शेयर्स लेके आता हूँ आपके स्क्रीन पर। एक बार ज़रा गेल दिखाइए, वॉल्यूम तो है नहीं इसमें, गेल छोड़ देते हैं, गेल छोड़ो, IEX लेके आओ। कुछ सर IEX आगे 165, क्या करना है सर, ये कितना और जा सकता है ऊपर? कल 155-56 था, कल आपसे पता किया था ना मैंने शायद कि 155 का सर ये नंबर्स ठीक रहता है, उसके बाद ये चलेगा। आप कहते कि हाँ 165 पहले आ जाएगा, फिर 179 भी आपने टारगेट दिया था जितना मेरे को याद है। तो डिम्पी आई थिंक आपकी मेमोरी इस लिहाज में शायद मेरे से थोड़ी सी बेटर है, बट नेवरदलेस व्यू मेरा अभी भी है वेरी सिमिलर टू द लेवल्स दैट यू मेंशन। देखिए 160 इनफैक्ट थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करें तो 162 का रेजिस्टेंस था इसका। अब कल का जो मूव आया था उसका फॉलो थ्रू भी हमें आज बहुत ही शानदार देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो रैली है कंटिन्यू हो सकती है, कहीं भी यहाँ पे आपको ओवर हीटिंग वाली जो संकेत है वो नहीं दिख रहे। प्लस कुछ इंडिकेटर्स और कुछ सेटअप्स जो हम ट्रैक करते हैं उसमें लग रहा है कि ये जो मूव है ये एक नया ब्रेकआउट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 169 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, और ऊपर में अगर आप देखें तो 175 के आसपास का जो लेवल है वो आपके एज अ सेकंड टारगेट एक्ट करेगा। तो अगर किसी का अब तक मिस हो चुका हो तो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है आप 159 का लेके चलें, और अबाउट 175 तक के मूव्स आपको IEX में नियर टर्म में हो सकता है कि नजर आ जाए। ओके ठीक है, डन।
बाजार में जो कंटिन्यूटी इफेक्ट है ना वो आज भी आपको दिख रहा है, जो गिफ्ट निफ्टी के साथ था, लेकिन ये उसके बाद नहीं जोड़ रहा है। आपको ध्यान है आज आपने जो पहला टिक दिखाया था निफ्टी का किस लेवल पे टिक दिखाया था, अब आप चार्ट से आपको आइडिया लग जाएगा। करीब करीब यही 100 पॉइंट के आसपास का था, 178 पॉइंट था, उसके बाद पहला झटका लगा, 78 पॉइंट पूरे साफ हो गए थे, 100 पॉइंट था, 100 से 125 एग्जैक्टली वही 100 से 125 पॉइंट है। विक्स और गिर के 17 पे आ चुका है, ये 15 तक आ जाएगा पॉलिसी और सरकार बनते ही, देख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद एफआईज को आप क्रिटिकली वॉच कीजिएगा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको वॉच करनी है, ठीक। एक दो शेयर मेरे पास और भी हैं लिस्ट में, जरा मैं वही पता कर लेता हूँ। रत्नेश सर के पास आता हूँ। रत्नेश जी, एक शेयर मेरे पास और है जो आपके लिए मैंने निकाल रखा है, वो है मुथूट फाइनेंस। जरा देखिए सर, मुथूट फाइनेंस और कितना चल सकता है? मुथूट फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसको इस मध्य से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें ऑल टाइम हाई पे गए, तो ऐसे स्टॉक को तो बिल्कुल डिंपल लेना ही चाहिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड शो बन रहा है, 1730 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 1900 फिर 1950 ये जो टारगेट है। एक शेयर है पीएफसी, ये ना आप जरा पीएफसी को दिखाना, पीएफसी के ना फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है ना, बिना वॉल्यूम के हो रहा है। आपको शेयर 8% तो दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में ना उतना दम नहीं है। एक बार इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। यस, देखिए 1.81% का ही है। 8% का प्राइस एक्शन, कम से कम 5% ओआई तो होता नहीं है। ऊपर से डिस्काउंट दिख रहा है, भले 70 पैसे का, लेकिन डिस्काउंट तो है। तो मेरे को लग रहा है कि पीएफसी के अंदर ये जो 8% का मूव आया ना, ये कितना टिकाऊ है ये ज़रा समझते हैं। प्रशांत जी ज़रा चेक करके बताइएगा, पीएफसी के अंदर ये जो 8% का आज फिर से मूव आ गया है, ये कितना टिकाऊ है। होता क्या है ना, जैसे सरकारी कंपनीज चलने लगते हैं फिर से लोग आ जाएंगे, फिर ऊपर पे लेवल पे फंस जाएंगे, फिर बोलेंगे हमारे से तो लेवल ही नहीं आ रहे हमारे तो। डिम्पी जी, अभी हम करीबन 480 485 के बीच ट्रेड कर रहे हैं, 483 484। मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली 500 तक जा सकते हैं, 500। यहाँ पे अगर 500 का लेवल दिख जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे पहला काम करना होगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 495 पे लेके आएंगे। उसके बाद प्राइस कुछ भी करे, आप एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में रहोगे। तो इस लेवल पे आप फ्रेश भी खरीदना चाहो तो रिस्क सिर्फ 475 की रखो, बट जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो बिल्कुल होल्ड करो। और मुझे लग रहा है 498 500 ये लेवल आपको शायद एक दो दिन में नजर आना चाहिए। एक शेयर मैं और पता करना चाहता हूँ एक्चुअली में, वो आज जो मेरे लिस्ट में था, मैंने सुबह आपको नोटिस करा था, बसीन साहब ने भी नोटिस कराया हुआ है, वो है बाटा इंडिया। आप इसमें एक छोटा सा रिस्क इंट्राडे का स्टॉप लॉस और टारगेट मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपसे। रत्नेश जी आप चेक कीजिएगा, हाँ मैं अपनी तरफ से आपको दे सकता हूँ एक स्टॉप लॉस, आप मेरे को बताइएगा ठीक है कि नहीं। मैं 1400 करीब 1412-13 का एक स्टॉप लॉस रखूँगा, 1410 मान लो चलो आप। तो 8 रुपये का मेरा एक स्टॉप लॉस है, मेरे को कम से कम 20 रुपये ऊपर दिखता है आज इंट्राडे में। आ सकता है सर बाटा इंडिया? 8 रुपये मेरे पास स्टॉप लॉस है लगाने के लिए और 20-22 रुपये का टारगेट है। ये मैं इंट्राडे ही बोल रहा हूँ, अब कल की तो सोचूंगा ही नहीं मैं। डिम्पल स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं रिफाइन करना चाहूँगा, 1407 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट बन सकता है, तो जो आपने 1455 रुपये तक का टारगेट आ सकता है। तो बाटा इंडिया ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ इंटरडे में तेजी की उम्मीद है। यहाँ पर आप नजर रखिए, स्टॉक को हम मॉनिटर करते रहेंगे आपके लिए। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स जहाँ पर कि एक्शन नज़र आ रहा है, इसमें एक बार बैटरी स्टॉक्स देखिए, वहाँ पर भी तेज़ी, आमरा राजा, एक्साइड, उनो मिंडा जैसे स्टॉक्स यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। उनो मिंडा में तो खबर के चलते एक्शन है, वो हमने आपको बताया ही, लेकिन आमरा राजा बैटरी 6% ऊपर, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में 4% की तेज़ी। और एक्साइड आज सुबह रत्नेश जी ने हमें यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह भी दी थी, तो यहाँ पर अच्छा एक्शन, प्राइस एक्शन आज बन रहा है, ये एक आपके लिए हमने हाईलाइट किया। इस पर हम आगे सलाह लेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। और मोदी 3.0 की तैयारी अब तेज़ हो गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एनडीए के घटक दल सरकार में कुछ अहम फैसले यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुमित चतुर्वेदी मौजूद हैं। सुमित, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सो अब ये तय है जब कि मोदी 3.0 आ रहा है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो महत्वपूर्ण बात है वो की मिनिस्ट्रीज को लेकर है कि मंत्रालय कौन कौन से होंगे और कहां कहां जाएंगे। सबसे पहले ये बात साफ है कि
टीडीपी और जेडीयू दोनों अपना जो सपोर्ट है उसके लिए मिनिस्ट्रीज यानी मंत्रालय, जो मुख्य मंत्रालय है वो मांगेंगे। जेडीयू, जहां तक हमें बात समझ आ रही है और जो हम सूत्रों से जानकारी ले रहे हैं, रेलवेज के पक्ष में है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण इलाकों की जो मिनिस्ट्री है उसको, जल शक्ति मिशन उसको, इवन पोर्ट हाईवेज को भी मांग सकती है, क्योंकि ये सारे ऐसे हैं जिनमें काफी जॉब्स होती हैं, रूरल एरियाज के लोग काफी शामिल होते हैं। इन सबको मांग सकती है। एग्रीकल्चर भी दे सकती है और भी मांग सकती है। इस सब के लिए जो महत्वपूर्ण बातचीत है वो चलती जा रही है। कल से ये बात तय है। टीडीपी जो है वो कुछ मंत्रालयों के अलावा 6 मिनिस्ट्रियल बर्थ के अलावा स्पीकर्स पोस्ट भी मान सकती है, क्योंकि जब कुछ दिक्कत आती है, जब असमंजस की स्थिति होती है, तो ये स्पीकर्स पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कल हमने देखा टीडीपी के जो चीफ थे चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के बगल में बैठे थे। साफ होता है कि कितनी महत्वपूर्ण वो रहने वाले हैं। इसके अलावा स्पेशल पैकेज बिहार के लिए और टीडीपी के लिए और आंध्रा के लिए टीडीपी मांगेगी। ये दोनों का स्पेशल राज्य का दर्जा भी मांग सकते हैं। पर यह भी सूत्र कहते हैं कि बीजेपी भी जो मुख्य मिनिस्ट्रीज है वो छोड़ेगी नहीं, जैसे कि डिफेंस, उसके बाद हो रेलवेज, उसके बाद यहाँ तक कि आईटी और यहाँ तक कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सब जो मुख्य मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें काफी जोर से काम चल रहा है, ये चाहती है बीजेपी के उसके पास रहें। सो अब ये 2-3 दिन काफी पूरी बात गुणा भाग चलता रहेगा कि क्या होने वाला है, कौन सी मिनिस्ट्री जाने वाली हैं। इसके अलावा 100 दिन का जो एजेंडा है वो भी कैसे बनेगा दोबारा, उसमें क्या शामिल होगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बातचीत चलती आ रही है कि स्पेंडिंग कैसे होगी, बजट में क्या होगा, ये सब 2-3 दिन तक अब चलता रहेगा और हमें देखने की बातचीत होगी कि इस पे फाइनलाइज क्या होता है। क्योंकि 8 जून को मोदी सरकार अगर ये पूरी फॉर्म होती है, शपथ लेती है, तो 2 ही दिन रह गए हैं जिसमें ये साफ होगा कि क्या मिनिस्ट्रीज आएंगी। पर जैसा हमने बताया, मिनिस्ट्रीज ये बंटने वाली हैं। जैसे नीतीश कुमार मांग सकते हैं 1 नेशन 1 पावर टैरिफ, एक देश में एक ही पावर टैरिफ हो, यानी कि पावर मिनिस्ट्री भी वो मांग सकते हैं। पर कुछ एमओएस पोस्ट भी इन्हें दी जा सकती है, क्योंकि यूपीए 1 और 2 की बात करें तो एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोस्ट भी काफी अलाइज को दी गई थी। तो अब आने वाले दिनों में ये सब कुछ साफ होगा। ठीक है, तो ये कुछ अहम मिनिस्ट्री को लेकर अब चर्चा तेज हो चुकी है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि इसको लेकर कुछ मिनिस्ट्री को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट फैसले को लेकर यहाँ पर दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि मोदी 3.0 की तैयारियां तो तेज हो चुकी हैं और सरकार आना निश्चित है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री किसी खेमे में जाती है, इसको लेकर अब एक बाद चर्चाएं हो रही हैं और जो भी अपडेट आएगा हमें वो हम आपको देते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ नीलेश जैन भी जुड़ चुके हैं और उनसे एक बार समझ लेते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। और नीलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पर स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा। देखिए खरीदारी पर ही फोकस है और जो स्टॉक हमारे साथ रहा है यूपीएल, इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ने ब्रेकआउट देने की तैयारी की है और साथ ही साथ अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की यहाँ पे कोशिश हो रही है जो 542 पर है। बट स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से यूपीएल हमें 560 तक हो जाता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए जो इसका 550 का कॉल ऑप्शन है करेंटली 13 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, इसे खरीदने की सलाह होगी 12 to 13 के रेंज में। 9 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, 18 रुपये पहले टारगेट एंड 20 रुपये के दूसरे टारगेट होंगे। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो रिस्क निकल के आ रहा है 3900 का एंड रिवॉर्ड 9100 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यूपीएल में 550 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, यूपीएल ये सुबह कॉल किरण जी ने भी दी थी हमें, यूपीएल में खरीदारी करने की वो सलाह दे रहे थे। और अगर आपको ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है तो 585 कॉल आप खरीद सकते हैं, 12 से 13 रुपए पर आप खरीदिए। इसमें अधिकतम मुनाफा आपको 9100 का हो सकता है। तो यूपीएल में इस वक्त एक्सपर्ट हमारे पॉजिटिव हैं, नजर रखिए 2% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। यह है नीलेश जी की सलाह। नीलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, स्टॉक पर रणनीति सुझाने के लिए। बाटा एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और मेरी तरफ से डिम्पी, रत्नेश जी से पूछा था आपने ये स्टॉक, दोनों आप मेरी तरफ से मुबारकबाद ले लीजिए। पहले तो बहुत ही सही टाइम पर हमने आइडेंटिफाई किया, अभी से नहीं मार्केट खुलने के पहले से ही हम ये स्टॉक आपके लिए आइडेंटिफाई कर रहे थे। उसमें भसीन जी ने भी अपनी मोहर दी थी, डिम्पी ने वो स्टॉक हाईलाइट किया था आपके लिए। और अब देखिए निश्चित स्तरों से एक काफ़ी शानदार बाइंग यहाँ पर निकल कर आ रही है।
बाटा इंडिया डीपी, क्या कहना होगा? बिल्कुल, देखिए 17 था, 14-17, अभी 14-28 हो गया, क्योंकि 10 रुपये आ गया। मेरे को सिर्फ 20-22 रुपये चाहिए इंट्राडे स्विंग के, तो इसलिए मैंने वो स्टॉप लॉस छोटा सा लगवा के 20-22 रखा था। तो एक बार रत्नेश जी होंगे हमारे साथ वापस से। रत्नेश सर, ये 14-27 आ गया है, रख लेना अभी, कोई दिक्कत तो नहीं ना? 10 रुपये और जुड़ जाएंगे इसमें आज इंट्राडे में, इंट्राडे ही। हाँ बिल्कुल डिम्पी जी, इसमें थोड़ा सा एक रिवाइज स्टॉप लॉस कर लेंगे। अब हम जो स्टॉप लॉस जो पहले 14,700 का था, अब यहाँ पे इसको अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके हम 1420 का लगा लेंगे, तो ऊपर में और मुझे ऐसा लगता है कि 1440 1450 जो टारगेट हमने डिस्कस करे, तो वहां तक आ सकता है। ये है सलाह बाटा इंडिया पर आपके लिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। इंट्राडे में ही हमने आज तेज़ी की बात की थी जब स्टॉक लाल निशान में था। अब अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, नज़र रखिए स्टॉक पर और बीच बीच में हम आपके लिए आइडेंटिफाई करते रहेंगे। एक बार रेलवे स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। आज अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी आ रही है और ये भी काफ़ी ज़्यादा टूटे थे चुनावी नतीजों के बीच, काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब एक रिकवरी यहाँ पर भी है। स्पेशली IRCTC आज की ट्रेड में 4% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। कुछ जी अगले लेवल्स क्या देख रहे हैं आप IRCTC पर? वैसे तो सबके सब ऊपर है, RVNL देखिए 7% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। IRCTC पे कोई ट्रेड लेना चाहिए इन स्तरों पर? देखिए IRCTC पे हालांकि बुलिश नजरिया है हमारा, बट यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि कोई खास मोमेंटम आपको इसमें नहीं दिखता कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। अब इसमें एक एडवांटेज कह सकते हैं, वो ये है कि दिस इज द ओनली स्टॉक इन द रेलवे पैक जिसको आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू खेल सकते हैं। तो दैट्स द ओनली एडवांटेज, बट उसके अलावा थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे लैक होता हुआ नजर आता है। तो पोजिशनली अगर कोई चाहे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 980 से लेके 1000 तक के जो लेवल्स हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं ऑन द रिबाउंड। इसमें भी पूरे पैक के साथ काफी अच्छा एक करेक्शन आया था। 940 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले, बट हमें लग रहा है कि आपको ज्यादा जो फोकस है वो कैश साइड पे रखना चाहिए। जैसे RVNL आपने मेंशन किया, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो देन देयर इज अ रिकवरी अंडर वे, बट हमारा पिक यहाँ पे रहेगा JWL, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। इस स्टॉक की जो तेजी है अगर आप देखें तो सुबह से जो ओपन हुआ है वहां से इसमें जो तेजी और बढ़ी है, हमें लग रहा है यहाँ पे 600 प्लस के लेवल्स आपको नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। पोजिशनली दिस स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर 650 काइंड ऑफ अ मूव एज वेल। तो आपको अलग अलग स्टॉक्स ध्यान रखना है। टीटागढ़ वैगन भी ऊपर था, जुपिटर भी ऊपर है आज। तो ये वैगन वाली जो कंपनीज है ना, वापस से मोमेंटम दिखा रही है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, प्रशांत जी को जरा स्क्रीन पर दिखाइए। प्रशांत जी, आज हमारी सुबह जब चर्चा हो रही थी ना, तो ये बात तय हो गई थी कि आज 22,800 के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल है। आज का हाई चेक करेगा कोई आदमी अगर निफ्टी का, तो चेक कर लो आप, वो है 22,799। 22,800 ही नहीं आया और इसके ऊपर ही नहीं आया और वहीं से फिसला। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से आपने गाइड किया। मेरे को लग रहा है सर बाजार एक छोटा सा झटका दे सकता है 100-150 पॉइंट का। एक बार जरा आप कंफर्मेशन कर दोगे, बाजार दे सकता है 150-200 पॉइंट का झटका। मेरा अपना टारगेट है कि 22,550 तक आज आ जाएगा। ये 700 पे चल रहा है अभी, तो 150 पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं मेरे को। जरा एक बार जरा आप चेक कर लो प्लीज। जी डिम्पी जी, बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि एक बहुत सिंपल बात है कि एक जो कैंडल परसों बनी थी, ये इतनी आसानी से क्रॉस होना मुश्किल होता है, और इसके हम ऑलमोस्ट 50 से 68-70% रिट्रेसमेंट पे। मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आएगी, और जो 20 दिनों की एवरेज है जो बिल्कुल आपने लेवल का ऑलमोस्ट 22,500 वहां तक एक बार टेस्ट हो सकता है। वहां से अगर हम बाउंस हो तो मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड थोड़ा कंसोलिडेशन टू अप मूव, स्लो मूवर बट एक कॉन्फिडेंट मूवर हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके की रैली आई है, एक बार 20 दिनों की एवरेज टेस्ट होना काफी एक्सपेक्टेड है। थोड़ा नीचे आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा जो भी आप काम करें थोड़े हल्के हाथ से करना। मार्केट का फ्यूरियस बुल रन चल रहा है, आपको पता, सरकार का गठन भी हो रहा है, सारी चीज़ अपने आप में ठीक है, लेकिन फिर भी बाजार ना टेक्निकली भी अपने आप को करेक्ट करता चलता है बीच बीच में। तो देखा जाए तो 100-200 पॉइंट कुछ भी नहीं है इसके लिए, वैसे देखा जाए तो। लेकिन हाँ, ये टेक्निकली एक करेक्शन में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप उस हिसाब से एक बार ट्रेड भी देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, 5-5.5% का विक्स है, ये आपको चलता हुआ दिख रहा है। बाटा इंडिया ऑलमोस्ट वही लेवल पे अभी चल रहा है, देखते हैं अभी और कितना चलता है। एक दो शेयर और भी है मेरे लिस्ट में, जरा मैं वो पता कर लेता हूँ कि आज उनमें क्या करना चाहिए। अच्छा, आज ना अडानी ग्रुप के शेयर वापस से तेज़ हो रहे हैं। अडानी पावर 7% ऊपर है, एक बार ज़रा फिर से दिखाइए अडानी पावर तो। लेकिन ये ना चल तो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने इसको आवरली चार्ट पे देखा, अभी मेरे को लग रहा है और थोड़ी गुंजाइश है इसमें।
कुछ एक बार ज़रा आप चेक करना, आर्ली चार्ट चेक करो खाली आप। ये ओवरशूट होता है, ये जाएगा 850 पे जाके फिर थोड़ा महंगा हो जाएगा RSI डाइवर्जेंस के हिसाब से। तो अभी चल रहा है 780 के आसपास, 850 पे महंगा होगा ये। तो अभी है हमारे पास 40-50 रुपये इसको महंगा होने के लिए। तो जिनके पास है वो अभी रोके ना 40-50 रुपये और जुड़ जाएंगे ना इसमें। बिल्कुल डिम्पी, मेरे हिसाब से इसमें बने रहे हैं। मुझे लग रहा है एटलीस्ट नियर टर्म में जो ये स्पाइक आया है, ये इसको 800 और 825 तक के जो लेवल्स हैं यहाँ तक तो लेके ही जा सकता है। फिर जो यूफोरिया और मोमेंटम हम इन स्टॉक्स में अक्सर आते हुए देखते हैं, उसमें 850 के उसके पार भी निकल सकता है। बट सिर्फ टेक्निकली अगर बात करें तो यहाँ पे 800 से 825 की जगह बिल्कुल बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आप बिल्कुल बने रहें, स्टॉप लॉसेस ध्यान में रख के चलें। और ये हम बार बार इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल रहते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉक ने 650 का लेवल भी टेस्ट कर लिया था। तो इसके लिए आप स्टॉप लॉस लेके चलें, थोड़ा डीप ले लें वॉलेटिलिटी के चलते 750 के करीब। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो ट्रैक्शन है ये और बढ़ सकता है। 825 का तो जो लेवल है उसको आप एज अ टारगेट लेके चल सकते हैं इन द नियर टर्म। पे ले सकते हैं। और जी हाँ, जैसे सुबह भी हमने हाईलाइट करवाया था कि ये जो काउंटर है, कल हालांकि सभी अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स में तेज़ी थी, पर अदानी पावर काफ़ी साइलेंट बैठा हुआ था। हमने सुबह भी अपने एक्सपर्ट से पूछा था कि क्या आज इसकी बारी है, और सुबह खुलने के बाद ही खबर भी थी, यहाँ पे खुलने के बाद ही बहुत ही कम मौका मिला होगा, अगर किसी ने पहले ही टिक पे बटन दबाया होगा तभी उसने मूव कैच किया होगा, क्योंकि खुलने के बाद कहीं ना कहीं ये स्टॉक फ्लैट ही है। और 825 के जो लक्ष्य हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं, कुछ का ये नज़रिया है। पर क्योंकि रेलवेज़ की बात हो ही रही थी, तो उसमें से एक स्टॉक जो कि अच्छा रीबाउंड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट का इंटरेस्ट भी था, वो है कॉनकॉर। अभी 5.5% की तेज़ी ऑलरेडी है। पर प्रशांत एक बार चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि रेलवे काउंटर्स अच्छे तरीके से रीबाउंड कर रहे हैं और कॉनकॉर भी परसों जो है 880 के लेवल्स छू के फिर से 1000 के ऊपर निकला है। क्या नजरिया बनाए कॉनकॉर में? जी सृष्टि, मुझे लग रहा है कि आप पहला टारगेट रखो जो 20 दिनों की एवरेज है करीबन 1070 और उसके बाद करीबन 1085 1085 तक। बट आपको अभी जो स्टॉप लॉस है वो रखना होगा 1035 पे। आपको डाउन साइड कैप करके रखनी, क्योंकि ये सेक्टर एक काफी वोलेटिलिटी से गुजरा है पिछले 2 दिनों में। तो आपको डाउन साइड कैप करना बहुत कंपलसरी है। अगले शायद 7-8 दिनों में जब एक नॉर्मल कूल डाउन हो, तब आप एक रिस्क बेस्ड ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल 10 पॉइंट की रिस्क रखिए, 10-12 पॉइंट। और जैसे मैंने कहा, पहला टारगेट 1070-75, ये अगर क्रॉस होके क्लोज हो तो आप कंफर्टेबली 1100 तक के लेवल भी देख सकते हो। ठीक है, तो 1075 अगर क्रॉस होता है तो 11 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी आ सकते हैं। ये नज़रिया कॉनकॉर पे आता हुआ। आज फार्मा एक बैकफुट ज़रूर ले रहा है, पर दो काउंटर्स जो कि NSE 500 की लिस्ट में टॉप गेनर्स हैं, पहला है ऊनो मिंडा, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए 17% की तेज़ी जो है अब आपको ऊनो मिंडा में दिखेगी। और दूसरा है BHEL, यहाँ पे भी लगभग अब 14% का उछाल हम आते हुए देख रहे हैं। और कई सारे जितने डिफेंस काउंटर्स थे, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, यहाँ पे 10% की तेजी है। सुप्रतिज इंजीनियरिंग भी अच्छी तरीके से रीबाउंड कर रहा है, 8.5% का उछाल है। एक बार कुछ मैं आपसे सुप्रजित इंजीनियरिंग पे ही राय जानना चाहूंगी, क्योंकि नतीजों के बाद मार्केट को काफी पसंद भी आया था। काउंटर वॉलेटाइल जरूर रहा होगा, पर सुप्रजित इंजीनियरिंग यहाँ पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? तो सृष्टि देखिए, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल काउंटर है ये। जिस तरह से हम चार्ट्स पे चेक कर रहे हैं, आप देखें इसमें जो मूव्स आते हैं आइदर साइड बड़े आते हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो जो डाउन साइड मूव्स रहे हैं वो अपसाइड मूव से ज्यादा एग्जैजरेटेड रहे हैं। अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो ओवरहीटेड टेरिटरी के थोड़ा सा दूर है। बट हमें लग रहा है कि 500 का जो एक साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस वाला जोन है वो शायद इस पे एक्ट करेगा। पिछले 2 दिनों में हमने बहुत ही शानदार मूव देखा है। 425 के लेवल से ऑलमोस्ट 500 तक आ ही गए। तो आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बिल्कुल लाजमी है। तो जिसके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, मैं कहूंगा एटलीस्ट पार्टली इसको आप प्रॉफिट बुक करें। द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी यू कैन होल्ड फॉर 500 प्लस लेवल। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करें। LNT में एंट्री लेनी चाहिए क्या? क्योंकि कल काफ़ी कमज़ोर था ये स्टॉक, लेकिन बाजार बंद होते होते हमने रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखी LNT पर। और आज जब शुरुआत हो रही है तो धीरे धीरे करके स्टॉक अब 2% ऊपर आ चुका है। एंट्री लेनी चाहिए LNT में? पूजा, मैं बहुत बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। जो हमने क्रैक देखा है, मुझे लग रहा है ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है इस स्टॉक को फिर से एक्यूमुलेट करने की।
अगर आप देखें तो बहुत समय स्पेंड किया था इसने कुछ महीनों पहले यही 3300 3400 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, फिर वापस उसको टेस्ट करके पिछले 1 डेढ़ महीने में इसने वहां से ही चाल थी शुरू की थी। फिर एक बार आपको उसी लेवल के आसपास मिल रहा है, अब 2 अपॉर्चुनिटीज आपको स्टॉक इस लेवल पे दे चुका है। तीसरी बार अगर आप उसको ना ग्रैब करें तो ये बहुत बड़ा मिस होगा। तो मेरे हिसाब से एल आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप पोजिशनल व्यू लेके चल रहे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है। हो सकता है कि स्टॉक में आपको आने वाले कुछ महीनों में 3900 का जो हाई था, 4000 के लेवल्स हैं, ये देखने जरूर मिलेंगे। बट उसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी लेना चाहें तो एक रिकवरी ट्रेड के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा ये 3600 का होगा, और जो स्टॉप लॉस है उसको आप 3420 के करीब लेके चले। के लिए आप ले सकते हैं, रिकवरी दिखना शुरू होगी और मौजूदा स्तर पर अगर आप थोड़ा पोजिशनल व्यू भी रखेंगे तो 3900 4000 के लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक में, तो रिस्क रिवार्ड अच्छा है, नज़र रखिए स्टॉक पर। HUL एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी रिकवरी ये स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी भी 2% नीचे है, लेकिन निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है HUL में। प्रशांत जी, क्या व्यू बन रहा है आपका HUL पर? नहीं, यहाँ पे अगर हम देखें तो कल जो हाई बना हुआ है वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग 2700 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली आई है। अब मुझे लग रहा है अगर पोजीशन ऐड करनी हो थोड़ा और नीचे, यानी 2500 के जितना नजदीक मिले, करीबन 1% डाउन, वो एक बेहतर लेवल होगा इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने के लिए। सो 2500 2510 इस जोन में एंटर कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 2460 2460, और वहां से फिर से आप 2700 का टारगेट रख सकते हो। ये है सलाह HUL पर। रत्नेश जी, क्विकली इंडिया सीमेंट के चार्ट्स देखिए। वैसे तो सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आज है ही, लेकिन इंडिया सीमेंट धीरे धीरे करके अब 5% ऊपर आ चुका है, 206 के पास है। क्या करें इंडिया सीमेंट्स पर? इंडिया सीमेंट में भी एक थोड़ा सा एक सप्लाई जोन के आसपास में है मेरे हिसाब से। अगर अब यहाँ पे अगर ये 210 रुपए के ऊपर निकलता है तो नई तेजी करी जा सकती है। इंट्राडे के लिए 220 रुपए के टारगेट बन सकते हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस वहाँ पे मिला है 202 रुपए का, पर 210 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो 210 के लेवल्स आ सकते हैं इंट्राडे में ही, नजर रखिए स्टॉक